हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हो सब लोग। आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। बीपीएससी 134 इग्नू का एक बुक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर कौन से हो सकते हैं, कौन से सवाल इस बार रिपीट हो सकते हैं और एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये वन शॉट वीडियो होगा या गेस्ट पेपर बोलो इसको। 3 घंटे का आपका पेपर लगेगा। 100 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कुछ सवाल 10-10 नंबर के होंगे, कुछ सवाल 20 नंबर के होंगे। 20 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको 400 से लेकर 500 शब्द के बीच में आप लिख सकते हो, उनका वर्ड लिमिट इतना रहेगा, ठीक है। और जो 10 नंबर के हैं उसको 200 से लेकर 250 शब्दों में आप लिख सकते हो। तो पहला सवाल देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ईयरफोन लगा के रखें आप और मोबाइल की स्क्रीन रोटेट कर लें, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया वीडियो रहने वाला है ये, ठीक है। पूरी किताब को निचोड़ करके जो इम्पोर्टेंट हो सकता है सिर्फ वही लिखा है। हर एक सवाल की अपनी अहमियत है ना। कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लिखा है दोस्तों, हर एक सवाल ज़रूरी है। पहला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवाद दृष्टिकोण की व्याख्या करें। दोस्तों एक विद्वान था, जर्मनी का, कार्ल मार्क्स नाम था। उन्होंने मार्क्सवाद नामक अवधारणा दी। उनके अनुसार इतिहास में कभी भी उठाकर देखें तो समाज के एक हिस्से में जो पूंजीपति है, जिनके पास में उत्पादन के संसाधन रहते हैं, उन्होंने मजदूरों का, किसानों का शोषण ही किया। यानी कि वर्ग संघर्ष हुआ है दो वर्गों के बीच में। पुराने ज़माने में मालिक दास का शोषण करता था, उसके बाद में सामंत किसानों का, और आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति के बाद में पूंजीपति है वो मजदूरों, महिलाओं, बच्चों का शोषण करते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे समझ सकते हैं। तो आईआर में मार्क्सवादी दृष्टिकोण वैश्विक राजनीति को आर्थिक कारकों, विशेषकर वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद के नज़रिए से देखता है, जिसमें राज्य शोषक शासक वर्ग के उपकरण होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था असमानता तथा शोषण पर आधारित होती है। इसका मतलब क्या दोस्तों, कोई भी देश है वहाँ पर बिजनेसमैन तो होते हैं, व्यापारियों का, व्यवसायियों का ग्रुप होता है। तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं दोस्तों सरकार को पैसा देते हैं, क्योंकि सरकार को चुनाव के प्रचार प्रसार में, रैलियों में पैसा चाहिए होता है, ठीक है। और बदले के अंदर जो नेता लोग हैं, पार्टी है, वो कहती है कि हम अगर जीत गए तो आप जिस हिसाब से बोलोगे उसी के हिसाब से हम नीतियाँ, कानून बनाएंगे। वो बिजनेसमैन को बोल रहे हैं। तो आपस में साठ गांठ रहती है नेताओं की और बिजनेसमैन की। ये बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस तरह के संबंध बन गए आज कि मतलब जो राज्य है, राज्य मतलब एक देश, राज्य का काम होता है जनता का कल्याण करना, उसके लिए अच्छी नीति नियम बनाना। लेकिन दोस्तों बिजनेसमैन के साथ में मिलकर के राज्य क्या करता है, राज्य एक टूल बन जाता है, एक साधन बन जाता है भाई। और इस साधन के जरिए जो बिजनेसमैन है वो अपनी विचारधारा को फैलाते हैं और राज्य एक शोषक यंत्र की तरह काम करता है। यानी कि मजदूरों का, महिलाओं का, बच्चों का शोषण किया जाता है। और अगर आईआर के अंदर देखें अपन लार्ज पर्सपेक्टिव से, तो जो अमीर देश है वो गरीब देशों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हो ना, मतलब जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यूरोप के, है ना, और अन्य देश हैं, वो गरीब देशों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, ठीक है, कंपनियां वहाँ पर ले जा करके। आगे समझें। अब फटाफट से पढ़ता हूँ दोस्तों। अगर किसी को 15-20 मिनट की वीडियो देखने का आदत है तो दोस्तों अभी वीडियो लेफ़्ट करके जा सकते हैं आप, क्योंकि ये जो वीडियो 1.5 घंटे के आसपास है और पूरी किताब है दोस्तों मैंने क्वेश्चंस पेपर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। तो वैश्विक संरचना पर आर्थिक संरचनाएं राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को निर्धारित करती हैं। देखो आर्थिक संरचनाओं का मतलब क्या है, ऐसे देश जो जिनके पास में काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, उनके पास में उद्योग धंधे हैं, उनके पास में पैसा भी है, उनके पास में ज्ञान तकनीक भी है। और कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास ना तो ज्ञान है, तकनीक है, ना मशीन है, ना उत्पादन के साधन है। तो दोस्तों जो बड़े देश होते हैं वो फिर कंट्रोल करेंगे छोटे देशों को। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति घरेलू वर्ग संघर्ष का प्रतिबिंब है, लेकिन वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी वर्गों और शोषित श्रम राष्ट्रों के बीच में। इसका मतलब है दोस्तों जैसे कि विकसित देश है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, है ना, ये सब विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है। ये क्या करते हैं गरीब देशों में या विकासशील देशों में अपनी कंपनियां स्थापित करते हैं, उन कंपनियों से पैसा छाप करके वो अपने देश में ले जाते हैं। भाई कायदे की बात तो ये होनी चाहिए थी, जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है वो अफ्रीका के किसी देश में लगी तो अफ्रीका के उस देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, लेकिन वो कंपनी है दोस्तों पूरा का पूरा पैसा कमा करके अपने देश में ही इन्वेस्टमेंट करती हैं।
तो कुल मिला के जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, उन्हीं का शोषण होता है, उन्हीं के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। और वैश्विक व्यवस्था मूल रूप से पूंजीवादी है, यानी कि इस दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ भाई, है ना। कंपनियाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब पूंजीवादी कंपनियाँ हैं, जिसमें प्रमुख देश संसाधनों और सस्ते श्रम के लिए परिधीय देशों का शोषण करते हैं। तो दोस्तों, गरीब देशों के अंदर लेबर तो मिल जाता, सस्ता लेबर मिल जाता गरीब देशों में, तो श्रम संसाधनों का भी प्रयोग करते हैं अमीर देशों की कंपनियां, और प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन करते हैं। श्रमिकों को उनकी मेहनत का पैसा इतना मिलता नहीं है। तो नए बाजार और संसाधनों की आवश्यकता से प्रेरित पूंजीवाद का एक स्वाभाविक परिणाम है जो वैश्विक पदानुक्रम को कायम रखता है। यानी कि कुछ देश दोस्तों हमेशा के लिए गरीब रह जाएंगे, अल्प विकसित रह जाएंगे, वो कभी भी ना तो विकासशील बन पाएंगे और ना ही उनका विकसित बनने का राष्ट्र वो पूरा हो पाएगा। जैसे कि दोस्तों गरीब देश, अल्प विकसित देश हैं, वो भी तो चाहते हैं हम डेवलप कंट्रीज़ बने, लेकिन इस दुनिया की व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि जो गरीब देश है वो ज्ञान के लिए, पूंजी के लिए, यानी कि नॉलेज के लिए, कैपिटल के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए वो आश्रित हो गया, वो डिपेंडेंस हो गया। किस पे हो गया? अमीर देशों पे। तो इस व्यवस्था के कारण वो कभी विकास नहीं कर पाते। मार्क्सवाद बताता है कि पूंजीवाद किस प्रकार देशों के बीच व्यापक धन असमानता का सर्जन और उन्हें कायम रखता है। यानी कि गरीब देश और ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं और अमीर देश और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और आईएमएफ क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जैसे संगठनों को पूंजीवादी हितों को प्रतिबिंबित करने और मजबूत करने वाले के रूप में देखता है। देखो, ये जो संस्थाएं हैं, इनका पर्पज़ तो था कि ये गरीब देशों का, विकासशील देशों का मदद करे, उनको पैसा सहायता दे, है ना, विकास के प्रोजेक्ट चलाए। लेकिन दोस्तों बड़े जो देश हैं वो इनको कठपुतली बना के रखते हैं। किसको? संयुक्त राष्ट्र को, आईएमएफ को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष को और विश्व बैंक को। और अमीर देश जैसा चाहते हैं वैसा ही ये संस्थाएं काम करती हैं। ये मार्क्सवाद बताता भाई। मार्क्सवाद क्या है? एक प्रकार की सोच है, आइडियोलॉजी है। यह अंतर्निहित आर्थिक कारकों और शोषण को उजागर करके यथार्थवाद और उदारवाद को चुनौती देता है। यथार्थवाद क्या कहता है? जिसके पास में शक्ति होगी वही इस दुनिया में टिक पाएगा। और उदारवाद क्या है? जिसमें मतलब बाज़ार को खोलने की बात की जाती है ना, मुक्त बाज़ार जिसे कहते हैं, स्वतंत्रता की अधिकारों की बात की जाती है। उदारवाद ये व्यवस्था होती है, राइट। तो दोस्तों मार्क्सवाद क्या कहता है? मार्क्सवाद कहता है कि ये जो यथार्थवाद और उदारवाद है ना, इसकी सहायता से भी ये भी जो विचारधाराएं हैं ना, ये भी पूंजीवादी व्यवस्था को सपोर्ट करती हैं। विद्वान लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के उच्चतम चरण के रूप में विकसित करने वाले सिद्धांतों ने महान शक्तियों के बीच संघर्ष की व्याख्या की थी। लेनिन ने कहा था कि ये जो यूरोप की औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इन देशों ने दोस्तों दूसरे देश को गुलाम बनाया और उन देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सभी प्रमुख घटनाएं जैसे कि युद्ध, गठबंधन क्या होता है? जैसे कि 3-4 देश आपस में मिल गए, यानी कि जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में अलग अलग पार्टियाँ थी, उनके बीच में तो युद्ध हुआ था। फिर आर्थिक हितों से प्रेरित थी, न कि केवल शक्ति या राष्ट्रीय हितों से, जैसा कि यथार्थवाद मानता है। तो आईआर में जितनी भी घटनाएं होती हैं ना, वो सब आर्थिक हितों से प्रेरित होती हैं। सब देश ऐसा चाहते हैं कि हम हैं वो विकसित हो जाएं, हम अमीर हो जाएं, है ना, हम अमीर हो जाएं। यह पूंजीपति को बुर्जुआ वर्ग करते हैं और मजदूर को कहते हैं सर्वहारा वर्ग। इनके बीच संघर्ष पर केंद्रित है जो कि वैश्विक स्तर पर भी मौजूद है। मार्क्सवाद साम्राज्यवाद एक प्रकार की विचारधारा, आइडियोलॉजी है दोस्तों। साम्राज्यवाद, इसको क्या कहते हैं? इम्पीरियलिज्म। साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के एक स्वाभाविक विस्तार के रूप में देखता है, जहां विकसित देश जहां पर उद्योग धंधे विकसित हो चुके हैं, जहां पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, ठीक है, जहां पर स्वच्छता, सफाई ज़्यादा है ना, फैसिलिटी ज़्यादा, विकसित देश कहलाते हैं। इन देशों को कोर देश भी कहते हैं। कोर देश कच्चे माल मंगवाते हैं, है ना, और सस्ता श्रम मंगवाते हैं गरीब देशों से। और दोस्तों इस तरह से वो परिधीय देश, पेरीफेरी कंट्री जो होती हैं, जैसे कि गरीब देश, वो पेरीफेरी कंट्री होती हैं, तो उन देशों का शोषण किया जाता है क्योंकि वहाँ से तो कच्चा माल और श्रम आ रहा है, लेकिन उनको निश्चित भुगतान तो किया नहीं जाता, पेमेंट तो किया ही नहीं जाता, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मार्क्सवाद दुनिया भर के मजदूरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की वकालत करता है ताकि वे पूंजीवादी शोषण के खिलाफ एकजुट होकर लड़ सकें और सामाजिक न्याय प्राप्त कर सकें। ये पहला सवाल था। कैसा लगा दोस्तों वीडियो सॉल्यूशन? जरूर से कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय हित की अवधारणा तथा इसके घटकों की व्याख्या करें। आप PYQ उठा के देखें, यानी कि पिछले सालों में जो प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर लगे हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही सवाल पाएंगे आप।
ठीक है, ऐसे ही 15 सवाल है भाई, एक नंबर के सवाल है सारे के सारे। राष्ट्रहित, राष्ट्रहित क्या होता है दोस्तों, ये पढ़ो सबसे पहले। यह एक राष्ट्र के यानी कि एक देश के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य का समुच्चय है। समुच्चय यानी कि संग्रह है भाई। एक देश के पास में बहुत सारे टारगेट होते हैं, जैसे कि उसको अर्थव्यवस्था आगे बढ़ानी है, उसको विकास करना है ना, उसको मानवाधिकारों की रक्षा करनी है, उसको अपनी ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी करनी है। तो ये राष्ट्रीय हित होते हैं भाई, जो उसे सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली बनाए रखने में मदद करते हैं। यह सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि सभी नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। भाई हम चाहते हैं कि हमें हमारे जो रसिया के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो मजबूत बने और इंडिया की जो छवि है, इमेज है, वो आगे बढ़े। ये हम भी तो चाहते हैं। तो सरकार का ही राष्ट्रीय हित नहीं होते, जनता के भी राष्ट्रीय हित होते हैं। तो सभी देशों की विदेश नीति इसी के इर्द गिर्द, इसी के चारों ओर घूमती है। हर देश है वो आज के टाइम पर अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से दूसरे देशों के साथ में रिलेशंस बनाता है। कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है, यह स्थिर नहीं होता, यानी कि बदलता रहता है। दोस्तों आज किसी देश के साथ में दोस्ती है तो हम कह नहीं सकते कि 5 साल बाद में उस देश के साथ में हमारे रिश्ते हैं वो अच्छे होंगे। परिस्थितियाँ कैसी होंगी और सरकार हमारी कैसी होगी, दुनिया कैसी होगी, उस पर डिपेंड करता है राष्ट्रीय हित। सुरक्षा हित दोस्तों, ये अब इसके घटक देख लो, ये इसके टाइप देख लो। नेशनल इंटरेस्ट के सुरक्षा हित, पहला तो अस्तित्व की रक्षा, है ना। देखो राष्ट्रीय हित के अपन प्रकार पढ़ रहे हैं या घटक पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों पहला है सुरक्षा हित। इसमें क्या लिखना है, बाहरी आक्रमणों और आंतरिक अशांति से राष्ट्र की सीमाओं, संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा करना। संप्रभुता क्या होती है दोस्तों, कोई भी देश है वो आज़ाद होकर के निर्णय लेता है बिना किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के। जैसे कि भारत संप्रभु राष्ट्र है, सॉवरेन कंट्री है। तो ये लिख सकते हो आप कि एक देश है वो अपने नागरिकों को बाहर के आक्रमणों से, अटैक से बचाता है और आंतरिक अशांति जैसे कि आतंकवाद, नक्सलवाद, गृह युद्ध, इससे भी बचाता है। इसके अलावा क्षेत्रीय अखंडता, रीजनल इंटीग्रिटी और राष्ट्रीय क्षेत्र की सुरक्षा, यानी कि हमारी जो सीमाएं हैं उन पर कोई अतिक्रमण ना करे, हमारे देश की ज़मीन पर कोई कब्जा ना करे। ये भी एक देश का राष्ट्रीय हित होता है भाई, इसको सुरक्षा हित कहते हैं। और इसके अलावा देश की राजनीतिक व्यवस्था और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना। आगे है राष्ट्रीय मूल्य, विरासत और भाषा और परंपराओं का संरक्षण करना, यानी कि जितने भी हमारे जो नैतिक मूल्य, जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम, में पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। विरासत यानी कि जितने भी हमारे नेशनल हेरिटेज हैं, है ना, ताजमहल है, कुतुब मीनार है और लाल किला है ना, हवा महल, ये सब हमारे विरासत है दोस्तों, इनको भी बचा के रखना है। ये राष्ट्रीय हित है। दूसरा आर्थिक हित, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं किसी देश की समृद्धि और विकास। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार का सर्जन यानी कि अधिक से अधिक नौकरियां देना लोगों को और जीवन स्तर में सुधार करना। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों और व्यापार के अवसरों को सुरक्षित करना, ये भी आप लिख सकते हो राष्ट्रीय हित में। राष्ट्रीय हित में कौन सा घटक है, आर्थिक घटक में लिख सकते हो। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, स्थिर बनाए रखना। जैसे कोरोना के टाइम पे ये अफवाह फैली थी कि देश के पास पैसा खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट कि भाई इतनी बढ़िया व्यवस्था कि हमारे देश में कोई वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। आगे है दोस्तों राजनीतिक हित। तो बाहरी दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखना, इसमें लिख सकते हैं। ये किसी देश की एक राजनीतिक हित होता है, वो चाहता है मैं दूसरे देश के दबाव में ना आऊँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाना, जैसे कि भारत ने दोस्तों अभी 2023 के अंदर क्या करवाया था भाई, G20 का दिल्ली में सम्मेलन करवाया था। तो भारत की इमेज बढ़ रही है। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा जो क्या कहते हैं उसको, जो उपस्थिति है उसको बढ़ा रहे हैं। अपने हितों के अनुरूप वैश्विक व्यवस्था को हम आकार भी दे रहे हैं। जो हम चाहते हैं भाई उसी हिसाब से दुनिया चल रही है ना, चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सामाजिक और सांस्कृतिक हित, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता सुनिश्चित करना। सामाजिक समरसता मतलब लोगों के बीच में पीस हो, हार्मनी हो, सद्भावना हो। इसके अलावा नागरिकों के बीच एकता और राष्ट्रीय पहचान की भावना को मजबूत करना, ये भी लिख सकते हो इसमें। आगे दोस्तों राष्ट्रीय हित का अंतिम घटक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, इंटरनेशनल प्रेस्टाइज। कूटनीति, कूटनीति क्या होती है दोस्तों, ऐसी नीति, ऐसी पॉलिसी जिससे कि हम अपना काम निकलवा लेते हैं, है ना, गेम खेल करके या फिर कोई चाल खेल करके, है ना, वो कूटनीति होती है। गठबंधन, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में अलायंसेस हो जाते हैं, गठबंधन हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से वैश्विक मंच पर देश की छवि और प्रभाव को बढ़ाना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3, वैश्वीकरण का अर्थ और इसके प्रमुख आयाम बताए। दोस्तों ये आपको 20 नंबर का या 10 नंबर का जरूर देखने के लिए मिलेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण क्या होता है, इसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन, एक ही बात है भाई, एक ही बात है। क्या मतलब होता है
दोस्तों अगर आपके पास में टाइम कम है तो ये 1.5 या 2 की स्पीड में इस वीडियो को देख लेना, लेकिन देखना जरूर 2-3 बार, है ना, जब तक तसल्ली ना हो जाए। इत्मीनान से भी देख सकते हो आप अगर आपके पास में टाइम है तो यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है ना। बहुआयामी का मतलब इसके अंदर बहुत सारे पक्ष हैं, पहलू हैं, डायमेंशंस हैं जो दुनिया के लोगों और देशों को आपस में जोड़ती है। जैसे कि दोस्तों हम आयात निर्यात करते हैं, पूरी दुनिया से हम जुड़े हुए हैं, हम दूसरे देशों के अंदर जाते हैं टूरिज़्म के लिए भी, व्यापार करने के लिए भी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो वैश्वीकरण का हिस्सा है। तो जिससे कि हम हैं दोस्तों वैश्विक समाज का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि आजकल इंस्टा चला रहे हैं, है ना, न्यूज़ देख रहे हैं दूसरे देशों की, स्पोर्ट्स देख रहे हैं। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, सूचनाओं और लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान शामिल है। जैसे कि विदेश से हम पैसा मंगा रहे हैं, या हम मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर है वो अमेरिका जा रहा है। तो ये क्या है, वैश्वीकरण है भाई। इस वैश्वीकरण के अंदर पूरी दुनिया एक गांव बन जाती है और अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो जाता है, यानी कि हम आयात निर्यात करने लगते हैं, हर देश के साथ में हमारी जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो परस्पर निर्भरता बढ़ती है भाई देशों के बीच में, ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया होती है। इसके टाइप पढ़ लो, अब टाइप पढ़ लो। पहला है आर्थिक आयाम, तो वस्तुओं और सेवाओं का सीमाओं के पार मुक्त प्रवाह, यानी कि दोस्तों जैसे कि भारत और चीन के बीच में एक बॉर्डर है, ठीक है, तो हम बॉर्डर से उस पार में व्यापार करते हैं, हम निर्यात एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ सामान चाइना से मंगवाते हुए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्य आइटम्स। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, जिन कंपनियों का 2 या 2 से अधिक देशों के अंदर व्यापार चलता है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स, KFC, गूगल, रिलायंस, टाटा, ये MNC है। इनका विस्तार है दोस्तों पूरे दुनिया भर में, और विदेशी निवेश में वृद्धि, यानी कि बाहर के जो बिजनेसमैन हैं वो अगर इंडिया में पैसा लगाएं अपना, तो ये आर्थिक आयाम या आर्थिक वैश्वीकरण कहलाता है। राजनीतिक आयाम क्या होता है, देखो ये पॉइंट छोड़ दिया हमने। आर्थिक आयाम में वित्तीय पूंजी और निवेश का दोनों देशों के बीच में आसानी से आना जाना, यानी कि हम चाहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में पैसा हम लगाएं, भारत के बिजनेसमैन तो हम लगा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया कंपनियां भारत में आ रही हैं, ये सब इस तरह से लिख सकते हो। राजनीतिक आयाम क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशंस। देखो संधियां हम करते हैं दूसरे देशों के साथ में, ट्रीटीज़ हम करते हैं। संधियाँ मतलब कि भाई हमने कर ली परमाणुविक पदार्थों पर, अमेरिका के साथ में कर ली है परमाणुविक पदार्थों से, यानी कि परमाणु पदार्थ यूरेनियम देगा भाई, अमेरिका हमें यूरेनियम देगा, ये संधि कहलाएगी, परमाणु संधि, ट्रीटी इसको कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से देशों के बीच में बढ़ावा सहयोग देना। इसके अलावा राष्ट्रीय संप्रभुता प्रभाव देख लो। गैर राज्यकर्ता, दोस्तों आपके राजनीतिक विज्ञान में 2 प्रकार के कर्ता या एक्टर होते हैं। पहला तो होता है कर्ता, कर्ता यानी कि एक राज्य, राज्य यानी कि देश, तो एक कर्ता हो गया, राज्यकर्ता होगा। राज्यकर्ता में एक देश आता है, और एक गैर राज्यकर्ता, है ना। गैर राज्यकर्ता कौन से होते हैं, गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO और MNC जो बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनको गैर राज्यकर्ता कहते हैं। और वैश्विक संस्थाओं का बढ़ता प्रभाव आज है दोस्तों भारत पर भी, यूनाइटेड नेशंस के, है ना, मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं, और NGO के भी प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं भारत पर, जिससे राष्ट्रीय सरकारों का नियंत्रण कम होता जा रहा है। अब जैसे कि भारत में जानवर सुरक्षित नहीं है, सपोज दैट, तो भारत पर ना दबाव पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि तुम लोग यार अपने जो देश के जानवर हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इसलिए तो दोस्तों भारत सरकार ने भतेरे टाइप के नियम कानून बना रखे हैं, क्योंकि हमने संधियाँ भी कर रखी हैं, सम्मेलन में जाते भी रहते हैं, और हमारे ऊपर दबाव भी आता रहता है NGO का, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों बहुत सारे जो कानून नियम है हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में बनाते हैं आज। सांस्कृतिक आयाम क्या है, इसमें दोस्तों हम विभिन्न संस्कृति के विचारों, मीडिया, खान पान और जीवन शैली का प्रसार होता है। जैसे कि अमेरिका के, इटली के, चाइना के जो खाना है, कपड़ा है और उनके विचार हैं वो अपना रहे हैं। दक्षिण कोरिया की मूवीज़ देखते हैं अपन, ठीक। कौन कौन देखता है भाई, कौन कौन देखता है वेब सीरीज़ कोरिया की, कमेंट करना। संस्कृति का मानकीकरण है, होमोजेनाइजेशन एंड स्थानीयकरण है, लोकलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, होमोजेनाइजेशन और लोकलाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर लिख सकते हो आप कि जैसे कि दोस्तों मतलब अमेरिका की संस्कृति, है ना, चाइना की संस्कृति और दक्षिण पूर्व एशिया देशों की संस्कृति ये भारत के अंदर फैल रही हैं। मतलब यहाँ पर लोग कपड़े हैं, खान पान है, और जैसे अंग्रेजी वो हम बोलते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं अंग्रेजी बोल के। तो दोस्तों दूसरे देशों की संस्कृति को हम अपना रहे हैं, जिसमें हम रहन सहन, खाना, विचार, सोचना, ये सब सांस्कृतिक आयाम में ये लिख सकते हो। तकनीकी आयाम क्या होता है, सूचना क्रांति, इसमें इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और उपग्रहों के माध्यम से सूचना का तेज़ी से प्रसार, यानी कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है हम जान सकते हैं ना, मोबाइल पे इंस्टा खोल के। इसके अलावा हवाई और समुद्री परिवहन से यात्रा और माल ढुलाई आसान हुई है।
सामाजिक आयाम में लिख देना, सोशल डायमेंशंस में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और प्रवास में वृद्धि हुई है। प्रवास क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है उसको प्रवास कहते हैं। वो स्थायी हो सकता है या अस्थायी हो सकता है। जैसे कि अमेरिका में काफ़ी जो बच्चे हैं वो MBBS वगैरह करने जाते हैं या फिर वहाँ पे बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ वहाँ पे काम करने जाते हैं, तो ये सामाजिक आयाम में लिख सकते हो आप। इसके अलावा विश्व भर के लोगों के बीच में सामाजिक संपर्क और संबंधों का गहरा होना, ये भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, रिपीट हो चुका है, आया हुआ सवाल है भाई। इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद के उदय का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले तो इस्लामिक कट्टरवाद होता क्या है? देखो, ये समझने से पहले आप कट्टरवाद समझो। जैसे कि कोई इंसान कट्टर है तो इसका मतलब क्या है? वो कट्टरवाद सोच रखता है। इसका मतलब है कि वो किसी भी सोच को, किसी भी विचार, नए विचार को नहीं अपनाता। वो सिर्फ मूल विचारों पर ध्यान देता है। जो पुराने उसके विचार हैं उसी को मजबूत करता रहता है डेली, और बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाता है। ठीक है, वो अंधे की तरह सोचता है और नए विचार अपनाने से कतराता है, नए विचारों का विरोध भी करता है। ये सोच कहलाती है कट्टरवाद। तो इस्लामिक कट्टरवाद क्या भाई? इस्लामिक कट्टरवाद का मतलब है इस्लाम के प्रारंभिक मूल की ओर लौटना, यानी कि प्रारंभ में जो इस्लाम का स्वरूप था उसकी ओर लौटना, और मूलों के, यानी कि जो इस्लाम की जो शिक्षाएं थी उनके संदर्भों का सहारा लेकर के जो इस्लाम में, जो कुरान और हदीसों में जो लिखा हुआ है, ठीक है, उनको बहुत सख्ती के साथ में पालन करना, और प्रारंभिक मुसलमानों और उनके नियमों के उदाहरण का अनुसरण यानी कि फॉलो करके इसे शाब्दिक रूप से लागू करने का प्रयास करना इस्लामिक कट्टरपंथ के इस्लामिक कट्टरवाद कहलाता है। यानी कि जैसे कि बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं जो कि इस्लाम को डर के नाम पे, भय के नाम पे और लालच के नाम पे, है ना, खून खराबे के नाम पे फैला रहे हैं। वो इस्लामिक कट्टरवाद एक प्रकार की सोच है। तो रेडिकलाइज्ड लोग होते हैं जो कि दूसरे देशों में अपने धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, तो ये सही तरीका नहीं है। अब देखो, इस्लामिक कट्टरपंथ के उदय के कारक देखो, भू राजनीतिक कारक। अफगानिस्तान में एक तो हस्तक्षेप हुआ था भाई। सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान के अंदर चली गई थी, और अमेरिका के बीच में दोस्तों, अमेरिका भी की सेना भी चली गई थी अफगानिस्तान में, लेकिन वो लौट आई। तो दोस्तों, सोवियत संघ की और अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान के क्षेत्र में जा कर के काफ़ी दिन बिताए, लड़ाई की। ठीक है, तो ये जो इलाका है ना, ये डिस्टर्ब हो गया अफगानिस्तान में। इसलिए दोस्तों, कट्टरपंथी इस्लाम उभर के आया है। यहाँ पे अब तालिबानियों का शासन है, तालिबानियों का। यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं भाई, इस्लामिक कट्टरवाद है। ठीक है, तो पश्चिमी नीतियाँ और आक्रोश, इसकी वजह से भी दोस्तों ये फैला है। इस्लामिक कट्टरवाद मुसलमानों के प्रति पश्चिमी देशों के रवैये में कथित अन्याय और अनुचित व्यवहार ने भारी आक्रोश पैदा कर दिया, जिसे आतंकवादी संगठन इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दोस्तों, जो अरब के देश हैं या फिर मध्य एशिया के देश है, जैसे कि तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन देशों ने सोचा, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के जो देश है ना, यहाँ पे दोस्तों इस्लाम के जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने सोचा कि जो पश्चिम के देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, हमारे साथ में अन्याय करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो आतंकवादी संगठन है वो उभर के सामने आते हैं और इस्लामिक कट्टरवाद का उदय होता है। इसके अलावा धार्मिक और वैचारिक कारक देखो, कट्टरपंथी व्याख्या यानी कि कुरान और हदीस में जो भी लिखा हुआ ना, उसकी व्याख्या अगर कोई इस तरह से कर दे कि सामने वाले के दिमाग के अंदर इस्लामिक कट्टरवाद आ जाए, वो डर के नाम पे, भय के नाम पे, लालच के नाम पे, खून खराबे के नाम पे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार अगर करने लग जाए, तो इसे इस्लामिक कट्टरवाद कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और जिहाद को आक्रामक रूप से पेश करती हैं। देखो, काफ़ी लोग हैं जिहाद के अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जिहाद का अर्थ क्या होता है? कुछ लोग बताते हैं जिहाद का अर्थ धर्म की रक्षा में अपने प्राण त्याग देना या धर्म की रक्षा करना जिहाद कहलाता है। और कुछ लोग कहते हैं जिहाद का मतलब होता है कि जो गैर मुस्लिम है, ठीक है, गैर मुस्लिम, उन पर दबाव डाल करके उनको इस्लाम की शिक्षाएं सिखाना। ठीक है, ये भी जिहाद है। कुछ लोग कहते हैं ये जिहाद है, तो ये गलत है। तो जिहाद की जो सही व्याख्या, इस पे डिबेट चलता रहता है। इसके अलावा काफिर घोषित करना, तो मुसलमानों को अविश्वासी घोषित कर उनकी हत्या को वैध ठहराने की विचारधारा। मतलब कि जो गैर मुस्लिम है, ठीक है, गैर मुस्लिम, उनको काफिर कह दिया जाता है और उनकी जो आतंकवादी संगठन है उनकी वो हत्या कर देते हैं। खिलाफत की स्थापना, देखो, एक पैन इस्लामिक खिलाफत, यानी कि पूरी दुनिया भर में एक पैन इस्लामिक खिलाफत हो। जैसे कि पहले के टाइम पे तुर्की में खलीफा हुआ करता था जो कि मुसलमानों का राजनीतिक और धार्मिक गुरु हुआ करता था। वैसे ही दोस्तों, जितने भी आतंकवादी संगठन है, चाहे वो पश्चिम एशिया के हो, चाहे वो मध्य एशिया के हो, चाहे वो दुनिया में अफ्रीका के हो, ठीक है, वो एक पैन इस्लामिक खिलाफत, एक प्रकार की सत्ता स्थापित करते हैं इस्लाम के मानने वालों की, जहाँ पर ऐसा शासन चलाया जाए जो इस्लाम के मुताबिक हो। ठीक है,
तो ISIS जैसे जो आतंकवादी संगठन है वो इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक भी है, उसकी वजह से फैला है। कुछ मुस्लिम समुदायों में पश्चिम समाजों से अलगाव, यानी कि वो बिल्कुल भी अमेरिका और यूरोप की संस्कृति को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जो इस्लाम है वो संकट में आ गया है, जिससे वे चरमपंथी विचारधाराओं की और आकर्षित हो जाते हैं। जो युवा हैं उनको बरगलाया जाता है इस्लाम के नाम पर, जैसे कि भारत के अंदर केरल और अन्य राज्यों में, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और दोस्तों अन्य राज्यों में युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए बहकाया जाता है, बरगलाया जाता है और इस्लाम को बहुत तेज़ी के साथ में प्रसार करने के लिए कहा जाता है, जिसके जो साधन होते हैं वो अनुचित होते हैं, वो गलत होते हैं, ठीक है। तो यह अन्याय उत्पीड़न की भावना से उपजा आक्रोश है, जो चरमपंथी समूहों के लिए भर्ती का एक शक्तिशाली माध्यम बन जाता है। चरमपंथी समूह यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, है ना, जो कि बल के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से अपनी सत्ता लाना चाहते हैं। तो ऐसे शासन में कुछ युवा है अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लेते हैं। आगे है राजनीतिक और संस्थागत कारक। कई मुस्लिम देशों में शिक्षा प्रणालियों में आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी कट्टरपंथी विचारों को पनपने में जन्म देती है। जैसे कि दोस्तों पाकिस्तान की जो सिलेबस है, पाकिस्तान की किताबों, इतिहास का अगर किताब उठा कर देखें पाकिस्तान का, तो वहाँ पर भारत के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत की बातें लिखी है, ठीक है। भारत के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत की बातें लिखी है। अगर इस तरह की एजुकेशन कोई अपने बच्चों को देगा स्कूल के अंदर, तो दोस्तों उनके अंदर कट्टर सोच है वो पहले से आ जाएगी, वो नफरत से भरे रहेंगे। तो कुछ मुस्लिम देशों में सत्ता के लिए संघर्ष और स्थिरता, जिसका फ़ायदा चरमपंथी उठा लेते हैं। यानी कि जैसे ईरान, सीरिया, यमन, यहाँ पे क्या है दोस्तों, सरकारें हैं और पार्टी हैं, वो एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं और इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं वहाँ की आतंकवादी संगठन, ठीक है। आगे चलते भाई, क्वेश्चन नंबर 5, शक्ति संतुलन सिद्धांत और सामूहिक सुरक्षा की व्याख्या करें। बैलेंस ऑफ पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर या 20 नंबर में जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा चांस बन रहे हैं क्योंकि आपका जून वाला पेपर था उसके अंदर ये पूछा नहीं गया था। शक्ति संतुलन सिद्धांत और सामूहिक सुरक्षा की व्याख्या करें। सबसे पहले शक्ति संतुलन बैलेंस ऑफ पावर देखते हैं। दोस्तों ये पढ़ने से पहले मतलब मैं आपको बता दूं, मान लो एक कमज़ोर दोस्त है और एक बहुत तगड़ा और मोटा दोस्त है उसका, ठीक है, तो उसको मारता रहता है। लेकिन कमज़ोर दोस्त ने क्या कर लिया भाई, उसने जिम कर ली, या फिर उसने भी किसी मजबूत दोस्त को अपना एक नया फ्रेंड बना लिया। तो अब वो जो उसका जो बड़ा और मोटा दोस्त था, ठीक है, मतलब बहुत ताकतवर उसका दोस्त था, अब वो उसको दबा नहीं पाएगा छोटे और कमज़ोर व्यक्ति को। तो ऐसा ही पूरी दुनिया के अंदर चलता है, मतलब बैलेंस बन गया ना, अब शक्ति का संतुलन हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति को इस तरह से वितरित करना कि कोई अकेला देश इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वह दूसरों को दबा सके। कैसे काम करता है, यदि कोई देश शक्तिशाली बनता है तो अन्य देश उसके खिलाफ गठबंधन नाटो बनाते हैं। नाटो क्या होता है दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका का एक ये सैन्य गठबंधन है जिसमें यूरोप के देश भी शामिल है, नाटो। जैसे कि नाटो, और नाटो के ही जवाब में फिर सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था भाई, है ना। तो ये कोल्ड वार शीत युद्ध में हम आगे बढ़ेंगे। तो शक्ति संतुलन का मतलब है अगर कोई देश है एक संगठन बनाता है तो फिर अन्य देश जो हैं, जो शत्रु देश हैं, वो भी अपना एक संगठन बनाते हैं। ये बैलेंस ऑफ पावर कहलाता है। प्रकृति का ये यथार्थवादी और अस्थिर अवधारणा है, यानी कि दोस्तों जिसके पास में ताकत होगी वही इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा। यानी कि दुनिया की जिस तरह की वास्तविकता है, दुनिया का जो सच है, उसी तरह से दुनिया आगे बढ़ती है। और अस्थिर अवधारणा है, यानी कि दोस्तों जैसे कि 1914 और 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तब शक्ति संतुलन बिगड़ गया था, BOP बिगड़ गया था। लेकिन उसके बाद में 1918 के बाद में शक्ति संतुलन स्थापित हो गया था। तो ये अस्थिर अवधारणा है, मतलब समान नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती कभी भी, जिसमें हमेशा शक्ति का पुनः संतुलन होता रहता है। इसमें संतुलनकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण देखो, 19वीं सदी में ब्रिटेन का यूरोपीय शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना, या शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो द्वंद्व चला था। आगे चलते हैं, सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, इसका मूल विचार क्या है वो पढ़ लो। मूल विचार है सामूहिक सुरक्षा का एक ऐसा ढांचा जहां सभी देश इस बात पर सहमत हो जाएं कि किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा और वे सामूहिक रूप से उसका मुकाबला करेंगे। जैसे कि दोस्तों नाटो के अंदर यूरोप के देश शामिल हैं और अमेरिका भी शामिल है। उन देशों ने ये सहमति दे रखी है एक दूसरे को कि अगर किसी भी यूरोप के देश पे हमला होता है तो नाटो के सभी सदस्य देश उस देश पर हमला कर देंगे। कैसे काम करता है यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि UN के माध्यम से काम करता है, जहां आक्रामक देश के खिलाफ जिसने लड़ाई स्टार्ट की है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, है ना, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और सैन्य कार्रवाई भी की जाती है।
और ये सामूहिक सुरक्षा की प्रकृति या विशेषता देख लो। यह एक आदर्शवादी और संस्थागत अवधारणा है जो सभी देशों के लिए सद्भावना और सहयोग पर आधारित होती है। यानी कि जैसे कि नाटो है ना, जैसे कि अरब के देशों ने अरब लीग बना रखी है, अफ्रीका ने अफ्रीकन यूनियन बना रखा है, और सार्क भी बना हुआ है दक्षिण एशिया देशों के लिए, आसियान है। तो दोस्तों इसका जो नेचर है ना सामूहिक सुरक्षा का, ये आदर्शवादी है। आदर्शवादी का मतलब क्या है भाई, यूक्रेन पर जब रसिया ने हमला किया तो यूक्रेन क्या है, नाटो का मेंबर है, क्या नाटो के कंट्रीज इसको बचाने आए? क्या नहीं आए भाई, क्योंकि वो रसिया से पहले ही उनकी मतलब वो डरते हैं लोग। यह एक आदर्शवादी संस्थागत अवधारणा है जो सभी देशों के बीच सद्भावना, अच्छी भावना और सहयोग पर आधारित होती है। आगे चलते हैं, उदाहरण राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र। देखो राष्ट्र संघ एक संस्था थी, लीग ऑफ नेशन, जो कब बनी थी, पहले विश्व युद्ध के बाद में, ताकि दुनिया के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो इसलिए हम कहते हैं राष्ट्र संघ विफल हो गया था, सक्सेस इसको नहीं मिला था। शीत युद्ध के विभिन्न काल के खंडों की चर्चा करें भाई, जो डिफरेंट फेज से है ना, अलग अलग जो समय था शीत युद्ध के दौरान, उनकी चर्चा हमें करनी है। तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब 1945 और 1991 के बीच में हुआ था। किसके बीच में भाई, याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस और सोवियत संघ यूएसएसआर के बीच में चले भू राजनीतिक तनाव था और वैचारिक टकराव का दौर था। भाई शीत युद्ध का लोग काफ़ी मतलब समझते कि बर्फ़ से लड़ रहे होंगे, नहीं भाई, ये ना लड़ रहे थे और ना हथियारों से ये लड़ रहे थे। ये कैसे लड़ रहे थे भाई, विचारधाराओं से लड़ रहे थे, एक दूसरे के नेताओं की बुराई कर देना है ना, और अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करना, आर्थिक महाशक्ति बनना और दुनिया भर के देशों को लड़वाते रहना। लेकिन सोवियत संघ और अमेरिका डायरेक्ट कभी भी नहीं लड़े। लेकिन इसमें अंतिम जीत किसकी हुई थी, शीत युद्ध कोल्ड वार में अंतिम जीत यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की हुई थी। और सोवियत संघ है वो दोस्तों 15 छोटे छोटे देशों के अंदर टूट गया, जिसमें सबसे बड़ा देश था रसिया, जो आज है। ठीक है, तो दोस्तों जिसमें महाशक्तियों ने, यानी कि जो महाशक्तियाँ थी यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका, इन्होंने सैन्य संघर्ष से बचते हुए मतलब लड़ाई नहीं लड़ी। असली की जो जंग होती है बम गोले वो नहीं दागे। तो फिर कैसी लड़ाई लड़ी, राजनीतिक पैंतरेबाजी, यानी कि दोस्तों नेताओं की बुराई करना, नेता बयानबाजी करते थे, भाषण करते रहते थे, जासूसी, हथियारों की दौड़, आर्थिक दबाव, छद्म युद्धों, प्रोक्सी वार। प्रोक्सी वार क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आमने सामने ना लड़ करके ये मतलब देशों को लड़वाएंगे, जैसे कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को लड़वा दिया, समझ गए। और हालिया उदाहरण देखो, जैसे कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना और सोवियत संघ की सेना आई थी। इसके अलावा सीरिया और यमन, ये तो बर्बाद हो गए हैं। तो यहाँ पे प्रॉक्सी वार चलते हैं, यानी कि जो महाशक्तियाँ, जो बड़े खिलाड़ी हैं इस दुनिया के, है ना, बिग प्लेयर हैं, वो एक दूसरे से सामने नहीं लड़ते हैं, वो तो दुनिया भर में युद्ध करवाते रहते हैं। तो इनके जरिए एक दूसरे को इन्होंने चुनौती दी, क्योंकि एक तरफ पूंजीवाद अमेरिका, देखो कैपिटलिस्ट सोच को, पूंजीवादी सोच को अमेरिका आगे बढ़ा रहा था, और दूसरी तरफ साम्यवादी सोच को सोवियत संघ आगे बढ़ा रहा था। तो दुनिया दो भागों में बट गई थी शीत युद्ध के दौरान। भाई शीत युद्ध का प्रारंभिक चरण देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष का दौर था 1946 से लेकर 1953 के बीच में। इसका शुरुआत कैसे हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और भू राजनीतिक तनाव पैदा हो गया। भाई दुनिया का बॉस कौन बनना चाहता था, क्योंकि इंग्लैंड है वो तो कमज़ोर हो चुका था, फ्रांस जर्मनी ये टूट चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और अब दुनिया में महाशक्ति बनकर कौन उभरेगा, एक तो यूएसएसआर सोवियत संघ और एक अमेरिका। तो कौन बॉस बनेगा भाई, इसी को लेकर के अब लड़ाई शुरू हो जाती है, वैचारिक लड़ाई, आइडियोलॉजी की लड़ाई। प्रमुख घटनाएं देख लो भाई, आयरन कर्टेन, लोहा पर्दा। भाई लोहे का पर्दा नहीं था ये, ठीक है, असली का लोहे का पर्दा नहीं था। सोवियत संघ ने पूरी यूरोप को पश्चिमी दुनिया से अलग कर दिया था, यानी कि पूरी यूरोप में जहाँ पर आज लिथुआनिया, एस्टोनिया है ना, लातविया, ये 3 देश है ये थे, और पोलैंड है, यूक्रेन है, ये भी पूरी यूरोप के हिस्से हैं भाई। यहाँ पर दोस्तों सोवियत संघ ने समाजवादी विचारधारा को या साम्यवादी विचारधारा को फैलाना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा पहले चरण के अंदर बर्लिन की नाकेबंदी भी हुई थी। बर्लिन जर्मनी में एक जगह थी दोस्तों जहाँ पर बर्लिन की दीवार भी बनाई गई थी। सोवियत संघ ने बर्लिन को घेर लिया, जिससे पश्चिमी देशों को हवाई मार्ग से आपूर्ति करनी पड़ी, है ना। तो यहाँ से रास्ता वगैरह नहीं देते थे सोवियत संघ वाले। कोरिया युद्ध दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि 1950 और 53 के बीच में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में युद्ध हो गया था। यूरोप के बाहर फैला एक बड़ा प्रॉक्सी वार था, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ ने आमने सामने की लड़ाई लड़ी थी। मतलब अरे उत्तरी कोरिया का सपोर्ट कर दिया इसने, यूएसएसआर ने, और दक्षिणी अमेरिका को किसने सपोर्ट किया था, अमेरिका ने। तो ऐसे लड़ते थे भाई ये। तनाव शैथिल्य, डेटेंटे,
याद रखना, ये 10 नंबर में पूछा जा सकता है टिप्पणी, छोटे छोटे जो सवाल आएंगे ना, जो तनाव शिथिल डेटिंटे, याद रखना भाई, डिटांटे भी कह सकते हैं इसको। और शांति की कोशिशें, मतलब 1953 और 1969 के बीच में दोस्तों थोड़ा सा पीस, अच्छा माहौल बना। तो स्टालिन की मृत्यु की, जोसेफ स्टालिन, इसकी डेथ हो गई थी। सोवियत संघ का एक बड़ा नेता था 1953 में। उसके बाद में जो खुर्चेव था, खुर्चेव वो यूएसएसआर की सत्ता में आ गए और तनाव कम करने की इन्होंने कोशिश की थी। प्रमुख घटनाएं देख लो भाई, हंगरी की क्रांति हुई थी 1956 में, सोवियत संघ ने हंगरी में विद्रोह को कुचल दिया। इसके अलावा बर्लिन की दीवार है, वो दीवार बनाई गई, पूर्वी जर्मनी ने बर्लिन को विभाजित करने वाली दीवार बनाई, पूरी जर्मनी में बनी थी भाई ये, पूरी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग कर दिया गया बर्लिन की दीवार खींच करके, 1961 में बना था। इसके अलावा क्यूबा मिसाइल संकट, एक बार तो लगा था कि सोवियत संघ है वो अमेरिका पे हमला कर देगा। तो वो दोस्तों ये जो क्यूबा नाम का देश है ना, यहाँ पर इसके समुद्र में सोवियत संघ की सेनाएं और अमेरिका की सेनाएं आमने सामने आ गई थी भाई। परमाणु युद्ध के सबसे करीब पहुंचाने वाली घटना थी, जिसके बाद दोनों महाशक्तियों ने परमाणु हथियार पर नियंत्रण के प्रयास शुरू कर दिए। डेटेंटे, तनाव में कमी भाई, डेटेंटे, तनाव में कमी। अब और ज़्यादा कमी आती है 1970 और 1979 के बीच में, है ना। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ को सीमित करने के लिए साल्ट, एक संधि लाई गई थी जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक आर्म्ड और लिमिटेशंस ट्रीटी, सामरिक शस्त्र कटौती संधि। दोस्तों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में साल्ट संधि हुई थी 70 और 79 के बीच में, है ना। तो ऐसे समझौतों के कारण ही दोस्तों शांति और ज़्यादा स्थापित हुई। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण हुआ और ईरान, निकारागुआ में, निकारागुआ दोस्तों कहाँ पर है, कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन कंट्री है एक भाई, उत्तरी अमेरिका के नीचे कैरेबियन कंट्री निकारागुआ, वहाँ पर भी अमेरिकी सहयोगी सरकारों के गिरने से तनाव बढ़ गया। मतलब कि अमेरिका ने कुछ देशों को सपोर्ट कर दिया कि तुम पैसा ले लो, हथियार ले लो, लेकिन पूंजीवादी गुट में रहो भाई, पूंजीवादी गुट में रहो। और कुछ देशों को सपोर्ट सोवियत संघ ने किया था, ठीक है, वो सेना देता था। और वार्सा पैक्ट, मैंने आपको एक सैन्य संगठन बताया था दोस्तों, ये सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था भाई। तो इस तरह से ये लड़ रहे थे, अपनी अपनी सोच को बढ़ावा दे रहे थे। सोवियत संघ चाह रहा था दुनिया के अंदर समाजवादी सोच आए और अमेरिका चाह रहा था पूंजीवादी सोच आए। अंतिम चरण देख लो भाई, शीत युद्ध का कठोर रुख। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने सोवियत संघ के खिलाफ दुष्ट साम्राज्य की नीति अपनाई और हथियारों की होड़ बढ़ाई। इसके बाद में सोवियत संघ का विघटन भी हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियाँ, दोस्तों ये सुधार नीति याद रखना, 10-10 नंबर के सवाल भी आते हैं, जैसे कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये सुधार नीतियाँ थी, मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। तो दोस्तों इन नीतियों के कारण भी सोवियत संघ टूट गया 15 देशों में। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। आ गया समझ में, आया कि नहीं आया भाई। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बताइए। भूमिका क्या होती है भाई, क्या क्या काम करता है यूनाइटेड नेशंस, वही आपको बताना, ठीक है। एक प्रकार का संगठन है जिसमें 190 से ज़्यादा देश शामिल है, भारत भी इसमें है। और ये क्यों बनाया गया था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दुनिया में शांति और अन्य कामों के लिए बनाया गया था, ताकि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। अभी तक तो हुआ नहीं है थर्ड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो अच्छे से काम कर रही है संस्था, हम ये कह सकते हैं। तो ये संघर्षों को रोकने, शांति अभियानों को लागू करने और शांति बनाए रखने के लिए काम करता है, जिसकी प्राथमिकता जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। सुरक्षा परिषद क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अंदर 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश है दोस्तों। तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि सुरक्षा प्रदान करने में भूमिका निभाती है, यानी कि देशों के बीच में तनाव कम करती है। इस तरह से लिख देना, राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध यानी कि अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो और उनके कार्य में सामंजस्य स्थापित करने के लिए केंद्र के रूप में काम करता है। देखो यूनाइटेड नेशन की काफ़ी सारी एजेंसी हैं, काफ़ी सारे इसके प्रोग्राम भी है, जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसके माध्यम से अफ्रीका के देशों में अनाज वगैरह बांटता रहता है, कुपोषण के जो बच्चे हैं उनको। इसके अलावा शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा स्वास्थ्य को, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, ठीक है। तो इस तरह से लिख देना भाई, जोड़ जोड़ के। मानवाधिकारों की रक्षा करना, उन्हें बढ़ावा देना, जिसके लिए सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा जैसे दस्तावेज बनाए हैं। दोस्तों सार्वभौमिक का मतलब क्या था भाई, यूनिवर्सल, पूरी दुनिया भर के लिए जो इंसानों के प्राकृतिक अधिकार उनको बचाने के लिए दोस्तों एक संस्था है UNHCR। और इसके अलावा दोस्तों एजेंसी तो बनाई है, इसके अलावा एक घोषणा भी की थी, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा। वो किसने की, यूनाइटेड नेशंस ने तो की थी। इसके अलावा संकटग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय सहायता पहुंचाना और आपदाओं के दौरान मदद करना। इसके अलावा जो सतत विकास होता है, जिसके अंदर हम गरीबी हटाने की बात करते हैं, एजुकेशन को बढ़ाने की बात करते हैं, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मुद्दे जैसे कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान यानी कि धरती का तापमान गर्म होता जा रहा है, तो ऐसे जो मुद्दे हैं उस पर काम करता है संयुक्त राष्ट्र और समस्याएं दूर करने की कोशिश करता है।
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और कार्यान्वयन मतलब लागू करना उनकी, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों को भी सुलझाता है। अब दोस्तों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय है नीदरलैंड के हेग शहर में, भाई हेग शहर में, ध्यान देना। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या करना और देशों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता कानूनी, उसको भी सोल्व करना। कैसे काम करता है दोस्तों, ये एक तो मंच प्रदान करता है, जैसे कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ये भी एक इसका अंग है संयुक्त राष्ट्र का, और अन्य निकायों अन्य बॉडीज़ के माध्यम से यह वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने, समाधान खोजने और देशों को एक मंच प्रदान करता है। जैसे कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतलब हर साल बैठ के होती रहती है, तरह तरह के मुद्दों पे वहाँ पर दुनिया भर के देश डिस्कस करते हैं भाई। इसके अलावा संघर्षों को रोकने के लिए विशेष दूतों और राजनीतिक मिशनों का उपयोग भी करता है। जैसे कि दोस्तों अफगानिस्तान, मध्य एशिया में बहुत सारे ऐसे मिशन चल रहे हैं, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर दंगे आज चल रहे हैं विभिन्न अंगों के माध्यम से। तो संयुक्त राष्ट्र के दोस्तों ऑर्गन्स हैं, अंग हैं कुछ, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये शांति और सुरक्षा स्थापित करती है, और एक महासभा, सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व इसके अंदर है। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक परिषद भी है जिसको कहते हैं ECO SOC, और अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे इसके विभिन्न अंगों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है संयुक्त राष्ट्र। बहुत कुछ पढ़ा दिया भाई, है ना। तो तभी कह रहा हूँ ये वीडियो 2-3 बार देख लेना भाई, इसी के अंदर से ही सवाल आ जाएंगे, आप इतना तो किताब में से भी नहीं पढ़ पाओगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रणालीगत सिद्धांत या व्यवस्था सिद्धांत को, सिस्टम थ्योरी को बताइए। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शरीर के अंदर फेफड़े हैं, दिल है, दिमाग है ना, लीवर है, किडनी है, तो ये एक व्यवस्था में काम करते हैं ना, शरीर एक व्यवस्था है, ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी सारे अंग हैं। वैसे ही ये पूरी दुनिया है एक व्यवस्था के रूप में है। यहाँ पर अनेक देश हैं, वो राज्य करता है और वो आपस में दोस्तों संबंध बनाते हैं और दुनिया एक व्यवस्था के तहत चलती है। लेकिन इस व्यवस्था से कोई भी कर्ता हटता नहीं है, ऐसा थोड़ी है दिल हट गया, फेफड़ा हट गया तो मर जाएंगे ना। तो वैसे ही इस दुनिया के अंदर व्यवस्था कुछ टाइम के लिए बिगड़ सकती है, लेकिन कोई भी सदस्य वो इस व्यवस्था से बाहर नहीं जाता भाई, यही है। तो इसी को जोड़ जोड़ के लिख देना। तो IR में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रणाली या व्यवस्थागत सिद्धांत, जिसको सिस्टम थ्योरी भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक जटिल यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, है ना, संबंध समझ ही नहीं आते हैं एक देश के, और अंतर संबंधित यानी कि आपस में जुड़े हुए संबंध, और अन्योन्य आश्रित प्रणाली यानी कि इंटरडिपेंडेंस है। एक देश बहुत सारे देशों पे निर्भर आज के रूप में देखता है, जिसमें राज्य और गैर राज्यकर्ता शामिल होते हैं जो एक दूसरे और अपने प्राण के साथ लगातार बातचीत करते हैं। यह सिद्धांत वैश्विक राजनीति को समझने के लिए एक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है, किस तरह से दुनिया चलती है, किस व्यवस्था के तहत काम करते हैं। और जो केनेथ वाल्ट और मार्टिन कप्लान जैसे विचारों के कार्यों से प्रमुखता से उभरा। दोस्तों सिस्टम थ्योरी को डेवलप किसने किया था? और दोस्तों 20 नंबर का भी अलग से सवाल आ सकता है कि केनेथ वाल्ट का व्यवस्थागत सिद्धांत या प्रणालीगत सिद्धांत बताएं। इसके अलावा 20 नंबर का एक और सवाल बन सकता है यहीं से, मार्टिन कप्लान का व्यवस्था सिद्धांत बताइए। दोस्तों वो भी लिखा भाई, वो भी लिखा आपके लिए, सब कुछ है, ठीक है। मार्टिन कप्लान का व्यवस्थागत सिद्धांत पूरा लिख दिया, ये पूरा समझाऊंगा। इसके अलावा केनेथ वाल्ट का सिस्टम थ्योरी व्यवस्था सिद्धांत भी लिख दिया दोस्तों, ठीक है। तो एक ही सवाल में दोस्तों हमारे 3 सवाल हैं, 3 आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। तो समझ में आ गया क्या है मतलब, ये पूरी दुनिया इसमें एक व्यवस्था बनी हुई है और इस व्यवस्था में अनेक देश हैं, वो आपस में संबंध है, संबंधों के माध्यम से अपना जो राष्ट्रीय हित है वो पूरा करते हैं। तो किसने डेवलप किया था इस विचारधारा को, इस सोच को, सिद्धांत को? केनेथ वाल्ट और मार्टिन कप्लान ने विकसित किया था। और यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना जैसे कि शक्ति संतुलन और व्यक्तिगत राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करती है, और कैसे एक इकाई बदलाव पूरी तंत्र को प्रभावित कर सकता है। अब जैसे कि दोस्तों एक देश ने दूसरे देश पे हमला कर दिया, जैसे कि रूस ने यूक्रेन पे कर दिया था, इसी तरह से इजराइल है वो गाज़ा वगैरह पे करता रहता है। तो एक देश जो भी हरकत करता है, एक्टिविटी करता है, उसका पूरी दुनिया पे असर पड़ता है। जैसे कि रसिया ने जब यूक्रेन पे युद्ध किया तो दोस्तों भारत के अंदर तेल की जो कीमतें हैं, क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो बढ़ गई थी, है ना, महंगाई बढ़ गई थी। मुख्य उदाहरण देख लो, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को राज्य संगठनों और अन्य कर्ताओं का एक जटिल नेटवर्क माना जाता है जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संसाधनों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यह सिद्धांत प्रणाली की यानी कि एक सिस्टम की संरचना पे ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कि शक्ति वितरण, किसके पास में पावर, आज विकसित देशों के पास ज़्यादा पावर है, जो इकाइयों यानी कि राज्यों के व्यवहार को आकार देती है। यानी कि दोस्तों जैसे कि एक राज्य वैसा ही व्यवहार करता है जितनी उसके पास में शक्ति होती है। कमज़ोर देश है वो ज़्यादा उछलेगा नहीं, सीधी सी बात है। कर्ताओं की क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। कर्ता मतलब इस व्यवस्था में एक देश, वो कर्ता कहलाएगा। वो कोई भी क्रिया करेगा तो उसके अगेंस्ट में भी एक क्रिया होगी।
तो जैसे कि दोस्तों यूक्रेन है वो नाटो के अंदर शामिल हो गया। नाटो किसका किसका एक ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के तो है, नेशनल सॉरी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। तो रसिया खफा हो गया, नाराज़ हो गया, भाई तुम तो मेरे हिस्से थे। यूक्रेन रसिया का तो था, यूएसएसआर का तो पहले, तो रसिया नाराज़ हो गए भाई। तो इसलिए रूस ने हमला कर दिया। तो कर्ताओं की क्रिया प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं जिससे प्रणाली में परिवर्तन आते हैं और व्यक्तिगत घटकों की परस्पर क्रिया से नए पैटर्न और व्यवहार उभरते हैं। प्रणाली समय के साथ बदलती है, चुनौतियां इसमें और शक्ति गतिकी के अनुकूल होती है, यानी कि पावर है वो बदलती रहती है। एक देश ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, एक देश कमज़ोर भी हो जाता है कभी कोई। मार्टिन कप्लान का व्यवस्था सिद्धांत देखो दोस्तों, 20 नंबर का शानदार सवाल आपके सामने है भाई, आ सकता है भाई, बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। या तो मार्टिन कप्लान का पूछेगा या फिर केनेथ वाल्ट का व्यवस्था का सिद्धांत पूछेगा, एक ही भाई, एक ही है दोनों। मार्टिन कप्लान देखो भाई, ये विद्वान थे। कप्लान ने 6 मॉडल बताए हैं। पहला है संतुलित शक्ति व्यवस्था। मार्टिन कप्लान का व्यवस्था सिद्धांत क्या है, इसमें 6 मॉडल भाई। संतुलित शक्ति व्यवस्था, इसमें 19वीं सदी के यूरोप की तरह जहाँ कोई एक शक्ति हावी हो और देश एक दूसरे को संतुलित करते हैं। देखो 19वीं सदी के अंदर क्या था कि अगर कोई देश हावी हो रहा है किसी पर तो दुनिया भर के देश एक दूसरे को बैलेंस करते रहते थे, है ना, संगठन बनाते थे और संतुलित शक्ति व्यवस्था थी। ढीली धुरी व्यवस्था, जिसमें 2 प्रमुख शक्ति जैसे कि शीत युद्ध के दौरान इनके बीच में तनाव हुआ, लेकिन क्षेत्रीय संघर्षों में अधिक लचीलापन। ठीक है, तो कुल मिला के ढीली ध्रुवीय व्यवस्था का मतलब क्या था, जब नरमी का दौर, जब डिटेंटे का पीरियड चल रहा था, शांति का काल चल रहा था भाई, 1970 और 1979 के बीच में मैंने आपको बताया था कि भाई शांति स्थापित करने की व्यवस्था की गई, लेकिन दुनिया के अंदर अभी भी तो ढीली ध्रुवीय व्यवस्था थी। आगे है कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। दोस्तों द्विध्रुवीय व्यवस्था मतलब समझते हो ना कि भाई दुनिया में 2 ध्रुव हो गए, 2 पोल हो गए, शक्ति के 2 ध्रुव हो गए। एक ध्रुव का नेतृत्व है अमेरिका कर रहा था जो कि पूंजीवादी सोच को आगे बढ़ा रहा था, और दूसरे ध्रुव का नेतृत्व है यूएसएसआर सोवियत संघ कर रहा था। भाई द्विध्रुवीय इस चीज़ को कहेंगे, 10 नंबर का पूछा भी जा चुका। एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और द्विध्रुवीय व्यवस्था क्या कहते हैं। एक ध्रुवीय में तो लिख देना कि भाई 1991 के बाद में अमेरिका है वो सुपर पावर बन गया, ये एक ध्रुवीय व्यवस्था थी। और द्विध्रुवीय का मतलब शीत युद्ध के दौरान द्विध्रुवीय व्यवस्था हमने देखी भाई। इसके अलावा कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, यानी कि दोस्तों अब दोनों महाशक्तियों के बीच में संबंध खराब हो जाएंगे और अत्यधिक ध्रुवीकरण होगा और सहयोगी देशों पर अत्यधिक कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अमेरिका अनेक देशों को लालच देता था, सैनिक हथियार वगैरह देता था, जैसे कि 1965 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए थे। ठीक है, तो ये कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में ऐसा होता है भाई। सार्वभौमिक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जहाँ एक ही वैश्विक शक्ति या कुछ शक्तिशाली संस्थाएं विश्व पर प्रभुत्व रखते, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था का पूरी तरह से प्रभाव हो जाता है। आगे चलते हैं, पदानुक्रमित व्यवस्था में क्या होता है, मार्टिन कप्लान बताते हैं कि एक केंद्रीकृत शक्ति होगी जो निचले स्तर के राज्यों को नियंत्रित करेगी। तो जैसे कि विश्व सरकार थोड़ी है दुनिया के अंदर कोई भी विश्व की सरकार नहीं है दोस्तों, वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, है ना। अगर होती तो वो यूक्रेन और रसिया का युद्ध क्यों होता, आप खुद दिमाग लगाओ। इकाई निषेधाधिकार का व्यवस्था, परमाणु हथियारों जैसे कि विनाशकारी क्षमताओं के कारण प्रत्येक प्रमुख शक्ति के पास एक वीटो निषेधाधिकार होता है, जिससे कोई भी बड़ा युद्ध शुरू नहीं होता। जैसे कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी संस्था के अंदर अगर कोई देश कह दे कि मैं जैसे कि चाइना बोल दे मैं तो उस देश फलाने देश पर परमाणु हथियारों का हमला करूंगा, तो दोस्तों अमेरिका वीटो कर देगा। वीटो एक ऐसी पावर होती है जो कि प्रोहिबिशन लगाती है, जो कि निषेध लगाती है, रोक देती है प्रस्ताव को। ठीक है, तो दुनिया के अंदर युद्ध नहीं होते। तो ये 6 मॉडल याद रखना मार्टिन कप्लान के। आगे चलते हैं, केनेथ वाल्ट का व्यवस्थागत सिद्धांत या सिस्टम थ्योरी की बात है। तो अराजक व्यवस्था यानी कि कोई भी किसी का कहना नहीं मानता। जैसे कि घर में जो बच्चे होते हैं वो किसी का कहना थोड़ी मानते भाई, इसी चीज़ को अनार्की कहते हैं। तो दुनिया में कैसे काम करती है अनार्की, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर कोई सर्वोच्च कानून लागू करने वाली कोई विश्व सरकार नहीं है, और विश्व सरकार नहीं है तो जो राज्य हैं वो अपने मन मुताबिक व्यवहार करते हैं। यहाँ पर कोई देश किसी का कहना नहीं मानता है। देखो पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य कहते हैं, यहाँ पर राज्य का नाम राजस्थान या केरल नहीं है भाई। संरचना देखो, केनेथ वाल्ट के अनुसार व्यवस्था की संरचना में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। पहला तो आदेश सिद्धांत, इसके अंतर्गत अराजकता होती है भाई, अस्त व्यवस्था होती है, एक देश मनमाना व्यवहार करता है। दूसरा इकाइयों का चरित्र, इस व्यवस्था में, इस दुनिया की व्यवस्था में जो इकाई होती है, जो राज्य होते हैं, ठीक है, तो सभी राज्य कार्यात्मक रूप से समान होते हैं, तो सभी सुरक्षा चाहते हैं। जैसे कि भूटान भले ही छोटा सा देश है, मालदीव भले ही छोटा सा देश है, लेकिन अपनी सुरक्षा तो चाहते हैं, चाहे वे लोकतांत्रिक हो या तानाशाही हो। इसके अलावा क्षमता का वितरण, यह सबसे महत्वपूर्ण और तय करता कि व्यवस्था द्विध्रुवीय होगी या बहुध्रुवीय। दोस्तों द्विध्रुवीय व्यवस्था में तो
दुनिया में पावर है वो दो जगह कंसंट्रेट होगी, दो जगह इकट्ठा होगी, जैसे कि शीत युद्ध में देखा। और बहुध्रुवीय व्यवस्था में दोस्तों आज बहुध्रुवीय मल्टीपोलर वर्ल्ड है ना। शक्ति सिर्फ अमेरिका और रसिया के पास में नहीं है, जापान के पास में भाई भिड़ के तो देखो आप, चाइना के पास में भी, इंडिया के पास में भी है। तो आत्म सहायता देखो। केनेथ वाल्ट आगे कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा की कमी के कारण राज्य किसी पर भरोसा नहीं कर सकते और अपनी सुरक्षा के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। इसलिए एक देश ज़्यादा से ज़्यादा हथियार उत्पादन करता है, एक्सपोर्ट कर मंगवाता भी है हथियार। दुनिया भी तो ऐसी है। अगर हमारे ऊपर कोई क्राइसिस संकट आ जाए, हमारी हेल्प कौन करेगा घर वालों के अलावा? कभी कभी तो घर वाले भी इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे ही आईआर में चीज़ें चलती है। दुनिया भर में देश ऐसे ही राजनीति करते भाई, सबको अपना सेफ्टी चाहिए। शक्ति संतुलन, राज्य हमेशा शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं ताकि कोई राज्य एक शक्तिशाली राज्य ना हो जाए। यह संतुलन की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आकार देता है। बैलेंस ऑफ पावर, केनेथ वाल्ट कहता है कि भाई यहाँ पर एक देश है वो इतना ताकतवर नहीं होने दिया जाता है क्योंकि वो पूरी व्यवस्था को ही बिगाड़ देगा। फिर द्विध्रुवीय बनाम बहुध्रुवीय, केनेथ वाल्ट मानते थे कि द्विध्रुवीय व्यवस्था जैसे कि शीत युद्ध के दौरान बहुध्रुवीय व्यवस्था से अधिक स्थिर होती है क्योंकि इसमें प्रतिद्वंदिता सीमित होती है। द्विध्रुवीय बनाम बहुध्रुवीय, तो केनेथ वाल्ट क्या कहता है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है ना उसके अंदर है ना कोई युद्ध वगैरह नहीं होता और ये शांति और स्थिरता का काल होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9, वैश्वीकरण के दौर में दोस्तों राष्ट्र राज्य की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। वैश्वीकरण क्या दोस्तों, एक प्रक्रिया जिसके अंदर जो श्रम है, माल है, पूंजी, ज्ञान, तकनीक है वो एक देश से दूसरे देश में मुक्त प्रवाह के रूप में जाया जाता है, मतलब आसानी से जाया जा सकता है वो। ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाती है कि आदान प्रदान किसका, पूंजी का, ज्ञान का, तकनीक का, श्रम का, है ना। तो वैश्वीकरण के कारण जैसे कि आज है भारत के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज स्थापित हो रही है, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है ना, हुंडई है, सुजुकी है, ये सारी कंपनियां अरबों खरबों की कंपनियां भाई, बहुत सारा पैसा है इनके पास तो। और सरकारों को पैसा दे करके ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, अपने मन के हिसाब से कानून बनवाती हैं। तो पहला तो राज्य का जो देश है एक, उसकी संप्रभुता का नुकसान हो रहा है, क्षरण हो रहा है, इरोजन ऑफ सॉवरेनिटी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे कि IMF हो गई है ना, वर्ल्ड बैंक हो गई, WTO हो गई, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भाई राज्य की आर्थिक नीतियों जैसे कि कराधान और श्रम कानून को प्रभावित करती हैं। तो भाई गूगल बोल देगा कि भाई हम आपको दे रहे हैं भाई 10 अरब, हमारे हिसाब से आप कानून बना देना। तो यहाँ पे कोई भी कंपनी है दोस्तों जिसके पास में अरबों खरबों का पैसा है, वो क्या करती है, किसी भी एक देश को अपने हिसाब से अपने नीति नियम बनाने के लिए कहती है भाई इस तरह से इतना टैक्स रख देना, तुम श्रम कानून इस तरह से बना देना, लेबर लो, जिससे राज्य का अपने बाजार पर नियंत्रण कम होता है। WTO जैसे संगठन व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए राष्ट्र राज्यों पर दबाव बनाते हैं। अब विश्व व्यापार संगठन, इसका काम क्या है, दुनिया भर के जो देश हैं वो व्यापार के नियमों को कैसे फॉलो करें और एक देश दूसरे देश का व्यापार करते टाइम फ़ायदा ना उठाए। लेकिन WTO क्या करता है दोस्तों, कई बार ऐसे नियम बना देता है कि गरीब देशों को लगता है कि ये हमारे हित में तो नहीं है, तो जिससे कि एक देश की घरेलू उद्योगों और नीतियों पे असर पड़ता है। ये लिख देना संप्रभुता के क्षरण में। इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से सूचनाओं का आबाद यानी कि अनलिमिटेड सूचनाएं हैं, तो राज्य की जो सूचना और नियंत्रण क्षमता को भी कमज़ोर कर देता है भाई, है ना। आगे चलता है लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका में कमी, डिक्लाइन ऑफ वेलफेयर स्टेट। दोस्तों पहले क्या था भाई, अस्पताल भी कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा, है ना। बसें भी कौन चलाएगा लोगों के लिए, राज्य ही चलाएगा, सरकार ही चलाएगी। अस्पताल और हाईवे कौन बनाएगा, सरकारी बनाएंगे। लेकिन आजकल जो प्राइवेट कंपनी, इतना पैसा उनके पास में, ये निजीकरण इसलिए तो बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के कारण। तो आज एक राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका अच्छे से नहीं निभा पा रहा है। एक तो वित्तीय दबाव भी रहता है इन पे, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण राज्य अपने सामाजिक खर्चों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य में कटौती करने के लिए मजबूर है, क्योंकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उन्हें कर कम करने पड़ते हैं, टैक्स कम करने पड़ते हैं भाई। तो टैक्स कम क्यों करने पड़ते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बहुत सारे ऐसी कंपनियां जो कि दोस्तों वो लोगों को कहते हैं कि भाई सरकार पे इतना निर्भर क्यों हो रहे हो, हम बनाएंगे आपके लिए, हम बनाएंगे स्कूल, हम बनाएंगे आपके लिए मेट्रो। कमजोर राज्य की अवधारणा, राज्य लोक कल्याण से हटकर व्यक्तिवादी राज्य या बाजार समर्थक राज्य की भूमिका में आ जाते हैं, यानी कि बाजार के अंदर जितनी कंपनियां स्थापित है उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, लोगों की तरफ ध्यान देते नहीं हैं राज्य, जहां आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है भले ही इससे असमानता बढ़े। तो दुनिया के देश ऐसे ही तो चल रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छापना है दुनिया की सरकारों को, लेकिन लोगों का क्या हाल हो रहा है वो नहीं देखते इतना। बढ़ती असमानता और सामाजिक तनाव, हैव्स और हैव नॉट का अंतर। हैव्स क्या होता है, जिनके पास में संसाधन होते हैं, और हैव नॉट क्या होते हैं, जिनके पास में कोई संसाधन नहीं होते। ऐसे देश जिनके पास संसाधन रिसोर्स होते हैं
हैव्स को कहलाते हैं, जिनके पास नहीं होते हैव नॉट का। इनके बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है। तो वैश्वीकरण ने अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ा दी है और विकासशील देशों में गरीबी बढ़ी है, जिससे सामाजिक असंतोष पैदा हुआ है। इसके अलावा बाहर के जो देश है वो अपनी संस्कृति को थोपने की कोशिश करते किसी एक दूसरे देश पर, तो राज्य कमज़ोर होता जा रहा है। सशक्त राष्ट्र राज्य की भूमिका, कई विश्लेषक मानते हैं कि वैश्विक समस्याओं जैसे कि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी के समाधान के लिए राष्ट्र राज्यों का सहयोग करना होगा। और दुनिया भर के देश अगर कॉमन प्रॉब्लम्स पे दोस्तों काम करेंगे मिलकर के, तभी तो एक अच्छी दुनिया हम बना पाएंगे। एक राज्य मजबूत कब हो सकता है? जब बहुत सारी जो समस्याएं जैसे कि मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, टेररिज्म, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन है और महामारी है, इन समस्याओं पे सहयोग करना होगा राज्यों को। राज्य की संप्रभुता तभी बच पाएगी, राज्य मजबूत तभी हो पाएगा। राज्य अपनी सुरक्षा और लचीलेपन यानी कि कठिन परिस्थितियों में ढलने की जो क्षमता है वो लचीलापन, रेजिलियंस कहलाती है, को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। एक राज्य अस्पताल बनाएगा और मेट्रो बनाएगा, हाईवे बनाएगा, ये सब बुनियादी ढांचे होते हैं। और आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, हालांकि निजीकरण इसे जटिल बनाता है। तो दोस्तों जैसे कि भाई पहले BSNL की कंपनी थी, मज़े से BSNL की सिम है वो लोग यूज़ करते थे, लेकिन दोस्तों आजकल प्राइवेट कंपनी इतनी हो गई है जैसे कि एयरटेल, रिलायंस, है ना। तो राज्य है, राज्य लगातार कमज़ोर होता है, राज्य की जो सुरक्षा वो भी कमज़ोर होती जा रही है। ये आतंकवादी, ये सब क्या है दोस्तों? जैसे कि मान लो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कोई आतंकवादी संगठन है, वो भारत पर हमला करने की सोच रहा है, ठीक है, तो ये वैश्वीकरण के कारण ही तो हो रहा है। भाई वैश्वीकरण का क्या है? वैश्वीकरण का मतलब है कि जो प्रक्रियाएं हैं और ज़्यादा आसान हो गई है ना। लोग समूह संगठन बना लेते हैं, दूसरे देशों से अपने जो गतिविधियां वो चलाते रहते हैं, ये वैश्वीकरण ही तो है। तो वैश्वीकरण से राज्य की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10, बहुध्रुवीय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व राजनीति को एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय बनाने में सहायक रहे, टिप्पणी कीजिए। भाई बहुत लंबा चौड़ा सवाल है और ये 2 बार तो पूछा जा चुका है, तीसरी बार अगर आ जाएगा तो बिल्कुल सही होगा आपका भाई। और मेरे को थैंक यू ज़रूर बोलना पेपर ख़त्म होने के बाद में, ज़रूर कमेंट करना कैसा हुआ भाई पेपर। बहुध्रुवीय व्यवस्था यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर बहुत सारे देशों के पास में पावर आ जाए, शक्ति आ जाए, जिसके उनके पास में पैसा आ जाए, हथियार आ जाए, सैनिक की संख्या बढ़ जाए, उनके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचनाओं का विकास हो जाए, एक देश तरक्की करे, इसे कहते हैं बहुध्रुवीय व्यवस्था। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संगठन है, UN है ना, और सार्क है दोस्तों। इसके अलावा ब्रिक्स है जिसके अंदर 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा अपेक है, प्रशांत महासागर देशों का समूह है, ये अपेक है, SCO संघाई सहयोग संगठन है। ये सब क्या है दोस्तों? विश्व राजनीति को एक ध्रुवीय से, यानी कि पहले तो 1991 के बाद में हम मानते थे, 1991 के बाद में, कि भाई अमेरिका के पास में पावर है, लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम शामिल हो गए, जैसे कि भारत है SCO में शामिल है, भारत सार्क संगठन का भी शामिल है, भारत है G20 का भी एक देश है दोस्तों, है ना। बहुत सारे भतेरे ग्रुप में अपन जुड़ गए हैं। तो भाई दुनिया भर की जो राजनीति है वो क्या बन गई है? यूनिपोलर से मल्टीपोलर बन गई है, एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय बन गई है। ताकत है दोस्तों अब भारत जैसे, जापान, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इन देशों के पास में भी आ गई है। तो ये मैंने सिखा दिया कॉन्सेप्ट। अब फटाफट से मैं रीड करता हूँ क्या लिखा है। बहुपक्षवाद, बहुपक्षवाद का मतलब होता है मल्टीलेटरलिज्म, यानी कि दोस्तों बहुत सारे देश मिलकर के एक उद्देश्य को, जैसे कि देशों को मिलकर के अपना आतंकवाद खत्म करना है, ठीक है, अपने क्षेत्र की शांति बनाए रखनी है, तो देश मिलकर के संगठन बना लेते हैं। जैसे कि क्वाड एक संगठन है, क्वाड, QUAD, क्वाड, ठीक है, जिसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका शामिल है। तो बहुपक्षवाद कहलाता भाई। हाँ, बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जैसे कि UN, विश्व व्यापार संगठन, और G20 ने सॉरी दोस्तों, मेरा घर है वो बिल्कुल सड़क के नज़दीक है, यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो सॉरी फॉर दैट, इसलिए कह रहा हूँ ईयरफोन लगा के रखें, आप ईयरफोन लगा के रखें। बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि UN, WTO और G20 ने शीत युद्ध के बाद की एक ध्रुवीय व्यवस्था से बहुध्रुवीयता की और विश्व को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि दोस्तों अलग अलग देशों ने संगठन बना लिए, है ना, और यूनाइटेड नेशंस, WTO या G20 ये पहले से ही बने हुए। तो इन सब ने क्या किया है? शीत युद्ध के बाद 1991 के बाद में दुनिया को बदल दिया है। दुनिया पहले एक ध्रुवीय हुआ करती थी, 1991 के बाद अब बहुध्रुवीय हो गई है। बहुपक्षवाद, मल्टीलेटरलिज्म और अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस प्रकार से बहुध्रुवीयता को बढ़ाते हैं, मैं समझा देता हूं। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न राज्यों को जैसे कि साझा मुद्दे, जो कॉमन गोल्स होते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, व्यापार, सुरक्षा पर बातचीत करने और उनका समाधान करने के लिए मंच प्रदान करते हैं, जिससे
किसी एक राज्य के प्रभुत्व को रोका जा सके और सामूहिक समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा G20, संयुक्त राष्ट्र और उभरती हुई शक्तियाँ चीन, भारत, ब्राज़ील आदि को वैश्विक निर्णय लेने में भाग लेने की तंत्र प्रदान करता है। जैसे कि कहा है मैंने, संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। वहाँ पर दुनिया भर के देश इकट्ठा होते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है भाई यूनाइटेड नेशंस, तो जिससे कि वो चर्चा कर रहे हैं कि भाई किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो दुनिया हो गई ना एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय। इसके बाद में दोस्तों समावेशी मंच बनाकर ये संस्थाएं किसी एक, ये जो संगठन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, किसी एक महाशक्ति से सत्ता का विकेंद्रीकरण करती हैं, जिससे कि वैश्विक प्रभाव का अधिक संतुलित वितरण प्रोत्साहित किया जा सके। अब दोस्तों जैसे कि चाइना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है ना। चाइना है दोस्तों, चाइना है क्या कर रहा है, आक्रामक नीति के तहत विस्तार कर रहा है। दोस्तों चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही क्वाड बना है। क्वाड में कौन 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। तो दोस्तों एक महाशक्ति से, जिसके पास में शक्ति ज़्यादा हो गई है, उससे पावर छीनने का जो काम है वो आज देश कर रहे हैं, क्षेत्रीय संगठन बना करके। लिख देना ऐसे। बहुपक्षवाद वैश्विक मानदंड यानी कि दुनिया भर के जो नियम है और नियम स्थापित करता है, जिससे किसी भी एक राज्य के लिए एक तरफा कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है और सहयोग की आवश्यकता होती है, जिससे वर्चस्ववादी प्रवृत्ति को सीमित किया जा सकता है। अब जैसे कि बहुत सारे देशों ने मिलकर के नियम बना लिए कि हमें पर्यावरण को इस तरह से, पर्यटन को, टूरिज्म को इस तरह से आगे बढ़ाना है, हमें हथियारों को इस तरह से खरीदना है, हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकताएं इस तरह से करनी है पूरी, ठीक है। तो ये नियम बना लेते हैं ताकि कोई भी देश है इन पर हमला ना करे, इन पर हावी ना हो जाए। जटिल वैश्विक चुनौतियां जैसे कि आज के टाइम पे महामारी वित्तीय संकट सहयोग को आवश्यक बनाती है, जो राज्यों को एक साथ बांधती है और विशुद्ध रूप से, यानी कि दोस्तों हम कहें कि आज के टाइम पे एक तरफा अगर दृष्टिकोण आप रखेंगे तो दुनिया में पीछे हो जाएंगे। आपको आज सहयोग की जरूरत है। इसलिए कह रहा हूँ दुनिया अब क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में बदल गई है, एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय बन गई है, क्योंकि आप सहयोग करते हैं। कोरोना के अंदर काफ़ी सारे देश हैं मिल करके काम किया। समावेशी प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक शासन के लिए वैधता निर्माण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हुए राज्यों को एक व्यापक स्पेक्ट्रम अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों में सहयोग देते हैं और उनका पालन करते हैं, जैसा कि भारत के राजनयिक रुख से स्पष्ट है। तो दोस्तों कुल मिला के क्या है, जैसे कि दोस्तों समुद्र पे नियम बने हुए हैं, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पे, पर्यावरण पर नियम बने हुए हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये सदस्य देशों के लिए नियम बनाते रहते हैं और वैश्विक शासन स्थापित करते हैं और देशों को शक्तियां भी प्रदान करते हैं। आगे चलते हैं। चीन, यूरोपीय संघ EU इसको कहते हैं। ये यूरोप के देशों का एक संगठन है जिसके अंदर ब्रिटेन शामिल नहीं है ना। वो घटना ब्रेग्जिट कहलाती है, ब्रेग्जिट। तो चीन, यूरोपीय संघ, भारत और रूस की आर्थिक और रणनीतिक वृद्धि, साथ ही बहुपक्षीय मंचों में उनकी भागीदारी और एक अधिक विकेंद्रीकृत शक्ति संरचना का उदाहरण है। दोस्तों ब्रिक्स एक संगठन है, ब्रिक्स है ना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सारे देश मिलकर के, 5 देश मिलकर के अब क्या कर रहे हैं, ये दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं। विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली की इस रिपोर्ट में कहा गया कि भाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग वर्तमान बहुध्रुवीय आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संस्थानों की आधुनिकीकरण की आवश्यकता को उजागर करते, जो भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कुल मिलाकर भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, है ना, विकासशील देश हैं, वो आज वर्तमान की जो बहुध्रुवीय इस दुनिया के अंदर अपने आप को मजबूत करके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा, इसके तत्वों का वर्णन करें। राष्ट्रीय शक्ति होती क्या है? नेशनल पावर। दोस्तों अभी क्या पढ़ा था भाई, राष्ट्रीय हित पढ़े थे, ये है राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर। तभी कह रहा हूँ इस वीडियो को 4-5 बार, जितनी बार हो सकता है देख लेना। पेपर 100% निकलेगा नहीं, आराम से टॉप करोगे भाई। 5 के 5 सवाल हैं वो आप कर पाओगे, ठीक है। 8 ही सवाल आने हैं, मैंने तो 15 लिखे हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं वही आपके सामने है, पढ़ के देख लेना भले PYQ, और आप किताब पढ़ लेके देख लेना। राष्ट्रीय शक्ति का मतलब है किसी राष्ट्र की वह क्षमता जिससे वह अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए अन्य राष्ट्रों को प्रभावित कर सके या उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाए, जिसमें बल प्रयोग भी शामिल है, धमकी देना भी शामिल है और वास्तविक बल का उपयोग भी शामिल है। तो जैसे कि हमारा कोई दोस्त है, पहले तो हम उसको प्यार से समझाते हैं, ठीक है, फिर हम कहेंगे कि भाई मैं तेरे को कभी उधारी नहीं दूंगा। दूसरा रास्ता ये हमने अपना लिया, और तीसरा रास्ता हमने ये अपना लिया कि मैं यार थप्पड़ वप्पड़ मार दूंगा तेरे। तो ये काम निकलवाने के 3 रास्ते हैं दोस्तों। ऐसे ही पूरी दुनिया में देश अपना काम निकलवाते हैं और इसी को कहते हैं राष्ट्रीय शक्ति। जैसे कि दोस्तों एक देश के पास में बहुत सारा सैनिक है, तो ये राष्ट्रीय शक्ति हो गई ना। अब ज़्यादा सैनिक रहेंगे, ज़्यादा हथियार रहेंगे, तो भाई अपना काम निकलवा सकते हो आप दूसरे देशों से। तो यही आपकी राष्ट्रीय शक्ति है, जिसके दम पे आप अपने कार्य
ये अपने राष्ट्रीय हित है वो पूरे करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्व देखो भाई, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। पहला है भौगोलिक स्थिति। तो देश की भौगोलिक स्थिति, आकार, जलवायु और प्राकृतिक सीमाएं सुरक्षा और रणनीति के लिए महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि तट रेखा, पर्वतीय बाधाएं। तो जैसे कि भारत है, भारत की लोकेशन देखो कितनी प्यारी लोकेशन है भाई। उत्तर के अंदर, उत्तर दिशा में हिमालय बसा हुआ है और हिंद महासागर के चारों तरफ हैं अपन, ठीक है। हिंद महासागर है भाई। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी देश है वो हमसे रिलेशंस इसलिए भी बांधना चाहता है ताकि भारत से एक तो व्यापार कर सके, और भारत से जो काफ़ी सारी जहाज़ें हैं वो आती जाती रहती हैं। तो भौगोलिक स्थिति ये ये राष्ट्रीय शक्ति बन जाती है किसी देश की। इसके अलावा जनसंख्या, तो जनसंख्या, आकार, गुणवत्ता, शिक्षा और वितरण, श्रम शक्ति और सैनिक क्षमता को प्रभावित करते हैं। अगर किसी देश की पॉपुलेशन कम पॉपुलेशन है लेकिन पढ़ी लिखी है, काम धंधा करती है, इंटेलिजेंट है, तो वही जनसंख्या उस देश की राष्ट्रीय शक्ति बन जाएगी, नहीं तो बोझ बनेगी जनसंख्या। प्राकृतिक संसाधन, किसी देश के पास में दोस्तों जैसे कि खनिज ऊर्जा स्रोत है, जैसे कि दोस्तों ये जो कतर है, कुवैत है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब, बहरीन है, इन देशों के पास में क्या है, तेल के कुएं हैं, तेल के कुएं, इसलिए इनकी राष्ट्रीय शक्ति भी ज़्यादा है भाई। राष्ट्रीय शक्ति ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इनके पास में प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा आर्थिक क्षमता, तो किसी देश के पास में कितने उद्योग धंधे हैं, कितना टेक्नोलॉजी है उसके पास में, है ना, व्यापार किस हिसाब से करता है, वही उस देश की राष्ट्रीय शक्ति हो जाएगी। यानी कि अगर कोई देश का आर्थिक विकास ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर जीडीपी ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, तो हम कहेंगे वही उस देश की राष्ट्रीय शक्ति बन जाती है। इसके अलावा सैन्य शक्ति, तो सेना का आकार, प्रशिक्षण, हथियार, तकनीकी क्षमता और मनोबल, सेना के अंदर जो मोटिवेशन रहता है वही राष्ट्रीय शक्ति का प्रत्यक्ष प्रदर्शन है, जिसका उपयोग रक्षा और प्रभाव के लिए होता है। इसके अलावा तकनीकी विकास, किसी देश के पास में टेक्नोलॉजी अच्छी हो, स्पेशली दोस्तों सूचना के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में, तो वह देश है दोस्तों बहुत ताकतवर होगा, दुनिया भर के देशों से अपना काम निकलवाएगा। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय शक्ति का एक और टाइप, राष्ट्र कूटनीति, डिप्लोमेसी। तो प्रभावी विदेश नीति और कूटनीतिक कौशल अन्य देशों को प्रभावित करने और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। जैसे कि दोस्तों भारत के अभी विदेश मंत्री कौन है विदेश मंत्री? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनकी जो डिप्लोमेसी है पूरी दुनिया में फेमस हो रही है, क्योंकि दोस्तों भारत का इमेज लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों ये हमारी ही कूटनीति है, बेस्ट कूटनीति आज भारत की है, जिसके माध्यम से अपन राष्ट्रीय हित भी पूरे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शीत युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की विशेषता करें दोस्तों, या यही जो सवाल है ये इसकी भाषा बदल के आ सकती है, अथवा में लिख लेना शीत युद्धोत्तर, यानी कि शीत युद्ध के बाद की राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करें। तो दोस्तों पहला इसके अंदर हेडिंग लिख दिया एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। तो दोस्तों ये क्या है भाई? सोवियत संघ के पतन के बाद में ख़त्म हो गया था, 15 छोटे छोटे देशों में टूट गया। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति, यानी कि दुनिया का बॉस कौन बना? दुनिया के सुपर पावर अमेरिका बना भाई, जिससे विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हुआ। प्रभुत्व का मतलब होता है डोमिनेंस अथवा दबदबा। तो 1991 के बाद में क्या हुआ वही आपको लिखना। सोवियत संघ का विघटन हो गया और साम्यवाद का अंत हो गया। सोवियत संघ का विघटन हुआ और पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो साम्यवादी शासन से मुक्त हुए, जैसे कि लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन, पोलैंड, ये सब पूर्वी यूरोप थे भाई। यहाँ पर क्या था? साम्यवाद, जो कम्युनिज्म था उस सोच का प्रभाव था भाई, वो आज़ाद हो गए। वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ और बाजार है वो अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े, यानी कि अपना मार्केट उन्होंने खोल दिया। पहले तो सरकारी नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा था। लोकतंत्र और पूंजीवाद का प्रसार हुआ 1991 के बाद में, स्पेशली पूरे साम्यवादी देशों में, यानी कि पूर्वी यूरोप के जो साम्यवादी देश थे वो अब आज़ाद हो गए, है ना, यूएसएसआर से निकल के आज़ाद हो गए। वहाँ पे संसदीय लोकतंत्र और पूंजीवादी आर्थिक मॉडल को अपनाया जाने लगा और लोकतंत्र की जीत के रूप में इसे देखा गया भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ 1991 में अमेरिका की जीत हुई थी, उदारवादी लोकतंत्र वो दुनिया में स्थापित हुआ था। इसके अलावा वैश्वीकरण में वृद्धि हुई, आर्थिक और राजनीतिक रूप से दुनिया अधिक जुड़ गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, व्यापार और वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। क्षेत्रीय संघर्ष और नए खतरों का उदय, द्विध्रुवीय विचारधारा, टकराव खत्म होने के बाद जाति और क्षेत्रीय संघर्ष जैसे कि यूगोस्लाविया और आतंकवाद जैसे कि जो अल कायदा जैसे संगठन है ये दुनिया भर में चुनौती भर के सामने आते। दोस्तों आपको पता ही अमेरिका के अंदर, है ना, अमेरिका के अंदर हमला हुआ था दोस्तों, हमला हुआ था आतंकवादी हमला। तो ये 1991 के बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो टेररिज्म ग्रुप हैं, जो आतंकवादी संगठन है, उन्होंने कत्लेआम मचाया था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संगठनों का सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना या फिर मजबूत करना। तो यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय संघ जैसी जो मजबूत संगठन है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। इन्होंने अनेक देशों को सदस्यता दे दी। विचारधारात्मक विभाजन का अंत, दोस्तों पूंजीवादी सोच है उसकी जीत हुई, है ना, और साम्यवाद सोच का अंत हो गया।
लेकिन इसके बाद में दोस्तों राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय पहचान ज़्यादा उभर के सामने आई। इसका मतलब देशों ने अपने क्षेत्र के हितों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय संगठन बना लिए, जैसे कि अरब लीग अरब के देशों ने, अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका के देशों ने, और ईयू क्या है, यूरोप के देशों ने अपने हित पूरे, इंटरेस्ट पूरे करने के लिए, सहयोग करने के लिए यू बना लिए। इसके अलावा शक्तियों का हस्तांतरण, शिफ्ट इन पावर, G7 से G20 जैसे बड़े आर्थिक समूह की और वैश्विक आर्थिक शक्ति का स्थानांतरण शुरू हुआ और चीन जैसी शक्तियों का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? क्षेत्रवाद के विभिन्न रूपों की व्याख्या करें। सबसे पहले तो क्षेत्रवाद को इंग्लिश के अंदर कहते हैं रीजनलिज्म। इसकी डेफिनेशन लिखो भाई, तभी तो समझोगे आप। अब क्षेत्रवाद वैसे क्या है, देसी भाषा में अगर कोई बताऊं, जैसे कि मान लो कोई बिहार का व्यक्ति है, वो चला गया इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड चला गया। अब वो कोई राजस्थानी व्यक्ति से मिल रहा है ना, तो उसको कह रहा है भाई मैं बिहार से हूँ, बिहार में ये खाना हम खाते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं ना। बिहारी लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हमारे यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो अपने क्षेत्र को लेकर वो बहुत प्यार प्रेम रखता है, कमिटेड है भाई, कमिटेड है वो, तो यही क्षेत्रवाद है उसका। और अगर आईआर में क्षेत्रवाद में आपको समझाऊं तो दुनिया भर के जो देश हैं वो अपने क्षेत्र के हितों को पूरा करने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जो पड़ोसी देश हैं उनसे जुड़ जाते हैं, यही क्षेत्रवाद है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्रवाद से मतलब है कि किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में, अब जैसे कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जैसे कि मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, ये सब देश है ना, इन्होंने मिलकर के क्या बना रखा है, इन्होंने सार्क बना रखा है। लेकिन दोस्तों ये तो पाकिस्तान के द्वारा जो कायराना हरकत की गई थी पठानकोट के, उसके बाद में सार्क की बैठक होना बंद हो गया भाई। सार्क है वो आज के टाइम पे विफल हो गया है, लेकिन दोस्तों क्षेत्रवाद के नाम पे अपन ने कम से कम सार्क तो बनाया, तो जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार, सुरक्षा या संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सामूहिक कार्यवाही करने के लिए संस्थाओं का निर्माण होता है। जैसे कि दोस्तों हर देश चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे व्यापार बढ़े, सेफ्टी हो, सुरक्षा हो, संस्कृति मजबूत बने, टूरिज्म डेवलपमेंट हो, पर्यटन का विकास हो, तो पड़ोसी देश, एक क्षेत्र के जो देश हैं वो मिलकर के संगठन बना देते हैं। इसी सोच को कहते हैं क्षेत्रवाद। जैसे कि यूरोपियन संघ और आसियान। आसियान क्या है दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का ग्रुप है भाई, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का ग्रुप है, जिसके अंदर लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम ये सब आते हैं। और सार्क में पाकिस्तान, भूटान, मालदीव ये सब आता है भाई। आसियान अलग है, सार्क अलग है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रता के कारक यानी कि क्षेत्रवाद के कारक कौन से? मतलब ऐसा क्या सिचुएशन आ गई, ऐसा क्या मुसीबत आ गई, क्षेत्रवाद बन गया, क्षेत्रीय संगठन बन गए। तो आर्थिक लाभ, तो यह एक प्रमुख प्रेरक कारक है, यानी कि मोटिवेट करता है देशों को ग्रुप बनाने के लिए, क्योंकि देश व्यापार को बढ़ाने और निवेश को आकर्षित करने और टैरिफ कम करने। टैरिफ कम मतलब क्या होता है? अगर मान लो भारत की कोई वस्तु अगर अमेरिका जा रही है तो अमेरिका उस पर जो टैक्स लगाता है उसको टैरिफ कहते हैं भाई। टैरिफ कम करने और साझा बाजार बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ और नाफ्टा। नाफ्टा क्या है दोस्तों? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इन तीन देशों ने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नाफ्टा एक ग्रुप बनाया भाई। नाफ्टा एक ग्रुप बनाया ताकि वो आर्थिक लाभ ले सकें। तो दोस्तों क्षेत्रीय संगठन बन जाते हैं इस आधार पे। आगे है अशांति और सुरक्षा। दोस्तों एक देश को लगता है कि कोई भी देश मेरे पे हमला कर सकता है, किसी बड़े देश के अंदर शामिल हो जाते हैं। जैसे कि अफ्रीका के छोटे छोटे देश हैं वो अफ्रीकन यूनियन में शामिल हो गए, ऐसे ही अरब लीग में शामिल हो गए अरब के देश। तो साझा चुनौतियों यानी कि जो कॉमन सुरक्षा की चुनौतियां, जो कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनका समाधान करने के लिए, संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए और पड़ोसियों के बीच स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र अक्सर क्षेत्रीय स्तर पर भी सहयोग करते हैं। साझा पहचान और संस्कृति, देखो कुछ देशों का साझा इतिहास होता है, कॉमन हिस्ट्री होता है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का है। भाषा या सांस्कृतिक संबंध सहयोग होता है, इसके आधार पर भी वो क्षेत्रीय संगठन बना लेते हैं, जैसे कि अफ्रीकी संघ और अरब लीग, क्योंकि इनका सेम कल्चर है, सेम आइडेंटिटी, सेम पहचान है भाई। तो इसलिए अफ्रीका के देशों ने बना लिया भाई अफ्रीकी संघ, और अरब के देश जैसे कि सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, इन सब ने क्या बना लिया? अरब लीग बना लिया। आगे है भू राजनीतिक और राजनीतिक कारण। क्षेत्रीय गुट में शामिल होने से छोटे छोटे जो देश हैं उनकी जो आवाज़ है वो आज बड़े मंच पर उठाई जाने लगी है। जैसे कि दोस्तों मान लो भूटान है, भूटान को कोई प्रॉब्लम आया तो भूटान तो छोटा सा देश है, भूटान चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र में मेरी जो समस्या है वो कोई उठा दे तो समस्या का समाधान हो जाए। तो भारत से मिल गया, भारत इसका बड़ा भाई है भूटान का, तो दोस्तों हम अपने छोटे भाई के लिए क्या नहीं करेंगे। तो भूटान की जो समस्या है भारत उठाएगा। तो दोस्तों छोटे जो देश हैं वो बड़े संगठनों के साथ में इसलिए भी मिल जाते हैं, क्षेत्रीय संगठन इसलिए भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो दुनिया भर में सुनी जाए।
आगे वैश्वीकरण के लिए प्रतिक्रिया। क्षेत्रीयता वैश्वीकरण की चुनौतियों का एक जवाब हो सकती है, जिससे राज्यों को वैश्विक रुझानों यानी कि जो ग्लोबल ट्रेंड्स चल रहे हैं और दबावों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए संप्रभुता और संसाधनों को एकजुट करने की अनुमति मिलती है, खासकर जब WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाएं अपना प्रभाव खोती हुई प्रतीत हो रही है। तो मैंने आपको क्या बता रहा है, मैंने आपको क्या बताया भाई, आज के टाइम पे जो WTO है, IMF है और विश्व बैंक है, कहने के नाम पे तो ये व्यापार को प्रमोट करती है और दुनिया भर के जितने गरीब देश हैं उनकी हेल्प करती है, लेकिन दोस्तों ये मात्र पपेट बन के, कठपुतली बन के रह गई है जो अमेरिका और पश्चिम के देशों के इशारों पे चलती हैं। तो आज के टाइम पे क्षेत्रीय संगठन, रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि दोस्तों SCO है, ब्रिक्स है ना, ये सब जो संगठन है वो दुनिया के देशों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे, चाहे वो व्यापार हो, पर्यटन हो, कुछ भी हो। आगे भाई संपर्क और अवसंरचना, परिवहन गलियारों, ऊर्जा ग्रिडों और संचार लिंक जैसे क्षेत्रीय अवसंरचना के निर्माण के लिए सहयोगात्मक प्रयास क्षेत्रीय संबंधों को गहरा करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कि दोस्तों भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह का विकास किया है। तो दोस्तों ऐसे हम कॉरिडोर बना रहे हैं, ऐसे गलियारों का निर्माण हम कर रहे हैं, जिससे कि हम दुनिया के बाजारों तक पहुँच पाएंगे। और दोस्तों इन गलियारों का विकास करने के लिए हमें क्षेत्रीय संगठनों में जुड़ना होगा। वो देश हमें परमिशन देंगे कि भाई आप हमारे देश में आके सड़कें बना सकते हैं, आप हमारे देश में पोर्ट्स बना सकते हैं, तब व्यापार भी हम करेंगे। तो संपर्क और अवसंरचना के निर्माण के लिए भी जुड़ जाते हैं लोग। देश पैमाने और दायरे के आधार पर देखो, क्षेत्रवाद के रूप देख लो। सुपर स्टेट रीजनलिज्म क्या होता है? एक राष्ट्रीय सीमा से परे कई राज्यों या क्षेत्रों के बीच सहयोग जो क्षेत्रीय स्वायत्तता या सामान्य एजेंडा जैसे साझा लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, जैसे कि यूरोपीय संघ और आसियान देश। आसियान देश क्या दोस्तों? दक्षिण पूर्व एशिया देशों का एक समूह, और यूरोप के देशों का समूह क्या है? EU है। तो ये दोस्तों जो इस तरह के जो संगठन होते हैं जो कि एक कॉमन एजेंडे या कॉमन लक्ष्य को लेकर के बनाए जाते हैं, इसको कहते हैं सुपर स्टेट रीजनलिज्म या सुपर स्टेट क्षेत्रवाद। तो पैमाने दायरे के आधार पर है। आगे है अंतरराज्यीय क्षेत्रीयता। ये क्या होते हैं? विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग या संघर्ष के लिए ये क्षेत्रवाद का एक रूप है, अंतरराज्यीय क्षेत्रीयता। यानी कि दो राज्यों के बीच में अगर कोई दिक्कत हो जाती है, दो राज्य आपस में सहयोग करते हैं एक दूसरे। और अंतरराज्यीय क्षेत्रीयता क्या होती है? अरे देखो ये अंतरा है भाई, ये अंतरराज्यीय क्षेत्रीयता है। अंतरराज्यीयता क्षेत्र का मतलब है एक राज्य के भीतर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक बार रुकना आप। हाँ भाई अब समझा देता हूँ ये देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया ना, सुपर स्टेट क्षेत्रवाद, ये पहला रूप था, पहला प्रकार था। दूसरा रूप है अंतरराज्यीय क्षेत्रीयता। यानी कि दोस्तों जैसे कि जो गंगा नदी जो बहती है, ब्रह्मपुत्र जो नदी बहती है, उसका पानी बांग्लादेश में भी जाता है, भारत के साथ साथ में पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है ना गंगा नदी। और गंगा नदी के पानी पर दोस्तों विवाद चलता रहता है बांग्लादेश और भारत के बीच में और बांग्लादेश के बीच में। तो ऐसा जो विवाद है वो अगर दो राज्य मिलकर के सोल्व करें, है ना, तो उसको कहते हैं अपन अंतरराज्यीय क्षेत्रीयता। इसके अलावा दोस्तों एक होती है अंतरराज्यीय क्षेत्रीयता। इसका मतलब होता है एक देश के भीतर जो छोटे छोटे क्षेत्र स्थित होते हैं वो अगर आपस में सहयोग करें या फिर विवाद का हिस्सा बन जाए, तो इसको कहते हैं अंतरराज्यीय क्षेत्रीयता। अंतरराज्य का मतलब समझ गए, दो देशों के बीच में। और अंतरा का मतलब क्या था? अंतरा का मतलब एक ही राज्य के बीच में क्षेत्रीयता जो होती है। तो ये क्षेत्रवाद के रूप हो जाते हैं भाई, क्षेत्रवाद के रूप हो जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद या यथार्थवाद अवधारणा को समझाएं। जून वाला पेपर अगर आपने देखा है तो दोस्तों पहला और दूसरा सवाल यही था। 20-20 नंबर के सवाल आते भाई, मैंने लिख दिया भाई। मैं तो सोच रहा था रिपीट ना हो, ठीक है, लेकिन क्या पता रिपीट हो जाए, तो आप लिख के आएंगे कम से कम। तो उदारवाद क्या सोचो, लिबरलिज्म इसको कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद एक सिद्धांत है जो कि मानता राष्ट्र सहयोग कर सकते हैं और सहयोग करके वो शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि चीन के साथ में बहुत ज़्यादा मुद्दों पे हमारी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन दोस्तों व्यापार है अरबों खरबों रुपए का है, तो इस लिहाज से दोस्तों हम एक पक्के दोस्त भी हो जाते हैं। तो ये उदारवाद भाई। उदारवाद की मुख्य अवधारणा या सोच देख लो, मुख्य बिंदु सहयोग और अंतःनिर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे निर्भर हो जाते हैं दुनिया के देश। तो राष्ट्र केवल संघर्ष नहीं करते बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य तरीकों से जुड़ जाते हैं, जिससे सहयोग बढ़ता है और युद्ध कम होता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संस्था है और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाएं देशों के बीच बातचीत, नियमों और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिससे शांति और समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा उदारवादी मानते हैं कि लोकतांत्रिक देश आमतौर पर शांतिपूर्ण होते हैं
और मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं और लोकतंत्र का प्रसार स्थायी शांति के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया के जिस देश में लोकतंत्र है, जहाँ पर आज़ादी, अधिकार और स्वतंत्रता की बात की जाती है, सरकार है उसको प्रमोट भी करती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, मुक्त बाजार व्यवस्था को लागू भी करती है, उन देशों के भीतर दोस्तों शांति बनी रहती है। ध्यान देना। तो ये है उदारवादी सिद्धांत में इस तरह से लिख सकते हो। उदार मतलब लिबरल, मतलब छूट देना हर चीज़ में। इसके अलावा सॉफ्ट पावर दोस्तों, सैन्य बल के बजाय उदारवादी देशों में संस्कृति, आदर्श और कूटनीति के माध्यम से दबाव डाला जाता है। जैसे कि भारत है दोस्तों, किसी देश से लड़ता थोड़ी है भारत, लेकिन भारत की सॉफ्ट नीति है। सॉफ्ट नीति क्या होती है दोस्तों? भारत आयुर्वेद का प्रचार करके, भारत क्रिकेट का, बॉलीवुड का, है ना, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके दूसरे देशों से अपनी बातें मनवा लेता है। आर्थिक कारक क्या है? मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण देशों के करीब लाते हैं और शांति को बढ़ावा देते हैं। आगे है यथार्थवाद के मुख्य सिद्धांत। देखो, राज्य केंद्रितता। यथार्थवाद क्या है? रियलिज्म इसको कहते हैं भाई, रियलिज्म। आईआर में यथार्थवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद क्या होता है? एक प्रकार की सोच है जिसमें यह माना जाता है कि भाई आपको हथियारों का इकट्ठा करना, हथियारों को उत्पादन करना, शक्तिशाली होना, नहीं तो आप पर कोई भी अटैक कर देगा। कमजोर राष्ट्र पर कोई भी अटैक कर सकता है और आपकी मदद के लिए मदद करने कोई नहीं आएगा। ये यथार्थवाद के सिद्धांत है, तो लिख देना इस तरह से जोड़ जोड़ के। राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य कर्ता होते हैं, यानी कि वही डिसाइड करते हैं किससे संधि करनी, किससे समझौता करना है। और इसके अलावा अन्य जो कर्ता होते हैं, जैसे कि गैर राज्यकर्ता होते हैं, है ना, जैसे कि एमएनसी हो गई, गैर सरकारी संगठन हो गए, ये शक्तिहीन होते हैं। तो यथार्थवाद क्या कहता है? राज्य ही सर्वोच्च होता है, राज्य ही सुप्रीम होता है। इसके अलावा अराजकता, इस दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था का माहौल है, यहाँ पर कोई किसी की बात नहीं मानता है और विश्व सरकार नहीं है। इसके अलावा यथार्थवाद का एक और सिद्धांत आत्म सहायता। सुरक्षा के लिए राज्य दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकता, भरोसा नहीं कर सकता। जैसे कि रसिया ने जब यूक्रेन पर युद्ध किया, यूक्रेन पे बम गोले दागे, तो कोई भी देश है दोस्तों इसको बचाने के लिए आगे नहीं आया। यही यथार्थवाद सोच है दोस्तों। अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है। जिस तरह से बस में हम चढ़ते हैं, बस पर लिखा होता है कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, वैसे ही एक देश को अपनी रक्षा, अपनी सेफ्टी खुद ही करनी पड़ेगी। ये कहता है यथार्थवादी सिद्धांत। इसके अलावा राष्ट्रहित, राज्य नैतिक सिद्धांतों या आदर्शों के बजाय अपने अस्तित्व और शक्ति को बढ़ाने के लिए तर्क संगत रूप से कार्य करते हैं। भाई दुनिया के अंदर आप प्यार प्रेम वाली, मोहब्बत वाली बातें करके अपना काम नहीं बना सकते। आपको ताकत इकट्ठा करनी पड़ेगी। जिसके पास में ताकत होगी दुनिया के अंदर, वही देश सर्वाइव कर पाएगा। और आज के टाइम पे ये बात और ज़्यादा प्रासंगिक, रेलेवेंट हो रही है दोस्तों। देख सकते हैं दुनिया किस तरह से आगे चल रही है। शक्ति की राजनीति, पावर पॉलिटिक्स चलती है भाई। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रतिस्पर्धी है, एक देश दूसरे देश से आगे निकलना चाहता है और राज्य शक्ति प्राप्त करने के लिए और शक्ति को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। युद्ध एक उपकरण हो सकता है, युद्ध भी लड़ लेते हैं देश। तो ये यथार्थवाद के मूल सिद्धांत है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कुछ 10-10 नंबर के भी सवाल आएंगे दोस्तों। मैंने कुछ सवाल गैस किए हैं, प्रेडिक्ट किए हैं, है ना। इतना तो मैंने आपको सिखा दिया भाई, भर भर के कंटेंट आपके लिए लिखा है। इतना दिमाग आपका खोल दिया कि आप खाली नहीं बैठेंगे, छत की तरफ एटलिस्ट बिल्कुल नहीं देखेंगे और लोगों की तरह, है ना। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आपको कोई जान पहचान वाला जिसके पास ये पेपर है। सॉफ्ट पावर क्या होता है दोस्तों? आकर्षण और समझाने बुझाने के माध्यम से प्राथमिकताओं को आकार देने की एक क्षमता होती है, जिससे लोग एक जो चाहते हैं वही पा लेते हैं। जैसे कि दोस्तों भारत क्या है? भारत अपना सॉफ्टवेयर बेचता है और अपना आयुर्वेद का प्रचार करता है। योग दिवस अपन ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करवा दिया दोस्तों। लिखना कमेंट करके, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो भारत की सॉफ्ट पावर भाई। सॉफ्ट पावर में क्या होता है? हम हथियारों का प्रयोग नहीं करते हैं, हम पैसे नहीं दिखाते हमारे पास में अरबों रुपए या खरबों रुपए, हमारा बैंक बैलेंस देखो, ऐसा नहीं होता भाई, है ना। आपकी सोच कैसी है? आपकी सोच कैसी है? इसके अलावा भारत में योग को बढ़ावा देना, हॉलीवुड फिल्में, टीकाकरण कूटनीति। अब कोरोना के अंदर हमने दोस्तों वैक्सीन बांटी थी अफ्रीका के देशों को। अभी अफगानिस्तान को हमने कई हज़ारों टन अनाज दिया है, गेहूं दिया है। तो इस तरह से दोस्तों प्यार प्रेम से हम बातें बनवा लेते हैं। लोकतांत्रिक आदर्शों का ये एक प्रकार से हम प्रदर्शन करते हैं इसमें, सॉफ्ट पावर में, है ना। लोकतंत्र की बातें करते हैं, मानव अधिकारों की बातें करते हैं, भोजन हमारा बम्बई का खाना ऐसा है, जयपुर का खाना ऐसा है, इस तरह से बातें करते हैं सॉफ्ट पावर में। हार्ड पावर क्या होती है? दूसरों को दबाना, धमकियां देना, हथियारों का प्रयोग करना। इसमें सैन्य हस्तक्षेप, आर्थिक प्रतिबंध यानी कि व्यापार बंद कर देना दूसरे देशों से, व्यापार नीति और सैन्य सहायता हो सकती है। तत्कालिक मतलब ज़बरदस्त, आपको अगर आपका कोई ऐसा देश है जो कि दुश्मन बन रहा है तो उस पर तुरंत हमला कर देना और दोस्तों इसके रिजल्ट तुरंत के तुरंत मिलते हैं। ये होता है हार्ड पावर, यानी कि हथियारों के माध्यम से, आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से, व्यापार के प्रतिबंधों के माध्यम से आप अपना काम निकलवाते हैं।
क्वेश्चन नंबर इसी में भी 15 में भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोस्तों ये दोनों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रेटन वुड्स एक सिटी है दोस्तों, वहाँ पे 1944 में एक सम्मेलन कॉन्फ्रेंस होता है, वहीं पे इन दोनों संस्थाओं की, इन दोनों इंस्टीट्यूशन का स्थापना हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक। तो ये वित्तीय संस्थाएं हैं दोस्तों, किसी देश को अगर सड़कें बनानी, हाईवे बनाना, अस्पताल बनाना, तो इन संस्था के पास जाकर हेल्प ले सकता है, पैसा देती हैं, जो वाशिंगटन DC में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पढ़ लेते हैं। IMF इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि पैसा देना भाई। और ये पैसा कोई फ्री में नहीं बांटते, पैसा लेती भी हैं और शर्तों के माध्यम से और देती हैं। ठीक है, कितने समय प्रोजेक्ट पूरा कर लेना, ब्याज के साथ चुकाना, टाइम पर नहीं चुका वो देख लेना। विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना, जैसे कि दोस्तों जो $1 है अभी 86 या 87 रुपये चल रहा है, तो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना ये भी इसका काम है। सदस्य देशों को भुगतान संतुलन समस्या से निपटाना, यानी कि अगर कोई देश ज़्यादा सामान है वो इंपोर्ट आयात कर रहा, अपने देश में मंगवा रहा, कम सामान बेच रहा है, तो वो तो घाटे में हो जाएगा और इस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह के जो व्यापारिक असंतुलन है वो भी कम करने का कोशिश करता है IMF। इसके अलावा उस देश की अर्थव्यवस्था की निगरानी करने, नीतिगत सलाह देने, किस तरह से आप इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, और संकटग्रस्त देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके अलावा दोस्तों अल्पकालिक वित्तीय ऋण भी देता है, शॉर्ट टाइम के लिए कुछ पैसा देता है IMF, और खासकर व्यापारिक आर्थिक गतिविधियों के लिए। आगे है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी को कम करना और विकासशील देशों में साझा समृद्धि को बढ़ावा देना। कार्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा जैसी विशिष्ट परियोजनाओं के लिए कम ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करना। और सरकारों को, निजी क्षेत्रों को मुख्यतः विकास के लिए दोस्तों ये पैसा देता है वर्ल्ड बैंक। आगे है दोस्तों हरित राजनीति और नारीवाद, ग्रीन पॉलिटिक्स और फेमिनिज्म। एक ही सवाल में मैंने 2 सवाल लिख दिए हैं, है ना। कितने सवाल और रह गए? अब देखो 1.5 घंटे की तो हो गई ना क्लास। मेरे को बताओ 1.5 घंटे की कोई क्लास है? ठीक है, अब 1.5 घंटे की इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये क्लास है, 2-3 बार देख लेना, इसी से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे, है ना। ज्ञान भर के आपके दिमाग में चला जाएगा भाई। हरित राजनीति में क्या बातें की जाती हैं? जो दुनिया भर के देश हैं दोस्तों, व्यापार बढ़ाने के लिए, पर्यटन बढ़ाने के लिए बातें करते हैं, हथियार खरीदने की बातें करते हैं, लेकिन हरित राजनीति, ग्रीन पॉलिटिक्स में नेता जो हैं वो पर्यावरण को बचाने की भी बात करते हैं। यही है भाई, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना कि इसमें पर्यावरण को बचाने की तो बातें की ही जाती हैं, लेकिन आर्थिक विकास किस तरह से किया जाए कि पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो, वो भी ध्यान में रखा जाता है। दुनिया में युद्ध कम से कम होंगे तो इन्वायरमेंट बचेगा, जैव विविधता बचेगी, इस तरह से आप लिख देना। यानी कि ये हरित सुरक्षा को प्रमोट करता है ना। और शांति आंदोलनों से प्रेरणा लेते हुए, यानी कि भारत के अंदर जैसे कि चिपको आंदोलन हुआ था, अपिको आंदोलन हुआ, शांत घाटी क्षेत्र आंदोलन हुआ था, है ना, बिश्नोई आंदोलन हुआ था। यहाँ से मोटिवेशन लेकर के नेता है वो जब भी मिलते हैं वो हरित राजनीति पर भी बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों 2015 ने संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के देशों के लिए 17 सतत विकास के लक्ष्य SDG बनाए थे, है ना, वो हरित राजनीति का हिस्सा थे। इस तरह से लिख सकते हैं कि ताकि समाज में सामाजिक न्याय स्थापित हो, अहिंसा के सिद्धांत पे समाज आगे चले, और जहाँ पे सहभागी लोकतंत्र के माध्यम से पर्यावरण बचाया जा सके। इस तरह से लिख देना ग्रीन पॉलिटिक्स। आगे है नारीवाद। तो नारीवाद क्या कहता है भाई? IR के अंदर नारीवाद क्या कहता है कि ये जो मर्द, जो पुरुष है, जो आदमी है ना, इसने नियम बना करके, है ना, खुद ही प्रधानमंत्री, खुद ही राष्ट्रपति बन जाता है और दुनिया में फिर ये आक्रामकता को बढ़ावा देता है। क्योंकि दोस्तों पुरुष के अंदर ये स्वाभाविक गुण होता है नेचर का कि वो एग्रेसिव होता है, और महिला के अंदर प्यार, प्रेम, सहनशीलता, ममता, ऐसे गुण होते हैं, है ना। तो महिला है जो औरत अगर किसी देश की PM बनेगी या राष्ट्रपति बनेगी तो 2 देशों के बीच में युद्ध होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो क्या कहती हैं? लिंग केवल महिलाओं के बारे में नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मूलभूत संगठनात्मक सिद्धांत जो इस बात को प्रभावित करता है कि शक्ति, सुरक्षा और वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। यानी कि इस दुनिया की व्यवस्था में दोस्तों पुरुषों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है ना, और युद्ध वगैरह लड़ते रहते हैं। जैसे कि यथार्थवाद भी बताता है कि भाई यथार्थवाद है, मार्क्सवाद है, चाहे उदारवाद है, ये सब शक्ति की ही बात करते हैं। तो इस शक्ति की बात करने के कारण महिलाओं का नुकसान हुआ, शोषण हुआ है, और राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति महिलाएं पिछड़ गई है। तो आज है दोस्तों, आज महिलाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये सब आप लिख सकते हैं नारीवाद में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद में, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि महिलाओं के साथ में लिंग, नस्ल, वर्ग, यौनिकता यानी कि सेक्सुअलिटी और राष्ट्रीयता के आधार पर उनके साथ में भेदभाव होते हैं। तो जो नारीवादी समर्थक है वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में IR के अंदर हमें भी जगह दी जाए ताकि दुनिया भर में संघर्ष खत्म हो जाए। बर्लिन की दीवार भाई, बर्लिन की दीवार क्या थी? ये पढ़ लो भाई, बर्लिन की दीवार, है ना, देख सकते हो, ये बच्चे हैं, इस तरफ बर्लिन।
तो बर्लिन की दीवार एक विभाजनकारी कंक्रीट की दीवार थी, यानी कि दो क्षेत्रों को बांटने वाली एक दीवार थी, जिसे 1961 से 1989 तक पूर्वी जर्मनी ने पश्चिम बर्लिन को घेरने के लिए बनाया गया था। भाई पूर्वी जर्मनी और पश्चिम बर्लिन को बांटने के लिए 1961 में बर्लिन की दीवार बनी थी, जो शीत युद्ध के दौरान समाजवाद और पूंजीवाद के विभाजन की प्रतीक थी। मैं आपको बता रहा था कि भाई ये आपस में तो लड़ते नहीं थे, लेकिन इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते रहते थे, अमेरिका और सोवियत संघ। तो अब दीवार बना दी भाई 1961 में जर्मनी के लोगों को बांटने के लिए, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को। कब निर्माण किया गया? 13 अगस्त 1961 को। 13 अगस्त 1961 को पूर्वी जर्मनी की सरकार द्वारा ये काम शुरू किया गया था। आगे चलते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? पूर्वी जर्मनी के जो नागरिक हैं उनको पश्चिम की ओर पलायन करने से रोकना और पश्चिमी बर्लिन को अलग करना। क्योंकि दोस्तों पूर्वी जर्मनी के जो लोग थे वो भी चाहते थे हम भी मूवीज़ देखें, हम भी अच्छे कपड़े पहने, खुली सोच रखें, है ना। तो पूर्वी बर्लिन के जो लोग थे उनको दबाया जाता था और वो कूद करके इस दीवार को पार करना चाहते थे, क्योंकि खुशियाँ उनके अनुसार खुशियाँ हैं वो इस पार दीवार के उस पार है, तो उनको गोली भी मार दी जाती थी। तो यह संरचना नहीं थी सिर्फ, बल्कि दो दीवारों, तारों, खद्दानों, यानी कि यहाँ पर तार लगे हुए थे, खाने लगी हुई थी, निगरानी करने वाले टावर भी थे दोस्तों, जिसको मौत की पट्टी कहा जाता था, और जहाँ पर गार्ड रहते थे। अगर इस दीवार को कोई पार करके जाता था तो उसको देखते ही गोली मारने के आदेश हैं वो दे दिए गए थे। तो इसकी जो लंबाई है लगभग 155 से 68 किलोमीटर थी और 4 मीटर 13 फीट तक ये ऊंची थी। पतन कैसे हुआ भाई, कैसे गिरी ये दीवार? 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी द्वारा यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने के बाद लोग खुशी से दीवार पर चढ़ गए। पूर्वी जर्मनी में दोस्तों कहा गया कि अब आप हैं पश्चिमी जर्मनी में जाकर अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, वहाँ के मार्केट में कपड़े खरीद सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, है ना, खाना खा सकते हैं। अच्छा। तो ये दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया, जो जर्मनी में पुनर्मिलन की दिशा में पहला कदम था। इसका महत्व क्या था? यह शीत युद्ध के दौरान लोहे का पर्दा एक विचारधारा थी भाई, सोच था ये, कि जिसमें पश्चिम बर्लिन को और पूर्वी बर्लिन को अलग होना था। यानी कि पूंजीवादी सोच है, समाजवादी सोच है, ये अलग विभाजन होगा इनके अंदर। तो ये लोहे का पर्दा जो था वो हट गया भाई। राजनीतिक विभाजन का ये सबसे प्रमुख प्रतीक बन गई, जो अंततः 28 साल बाद इसके गिरने की खुशी से दुनिया भर में स्वतंत्रता, यानी कि इंसान को फ्रीडम के साथ में और इंसान को पीस के साथ में रहना चाहिए। दीवार के गिरने के प्रभाव क्या थे भाई? पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के लोगों का आवागमन पूरी तरह से रुक गया। कई लोगों ने सुरंग बनाकर गुब्बारों से या अन्य जोखिम भरे दीवार पार करके कोशिश की गई और कई मारे भी गए भाई। यह पश्चिमी दुनिया के लिए समाजवाद अत्याचार का प्रतीक बन गई कि किस तरह से जो सोवियत संघ है वो पूर्वी जर्मनी को दबाता था, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी में तो लोकतंत्र था, वहाँ तो पूंजीवाद का प्रसार था। इसका गिरना साम्यवाद के अंत और जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत का प्रतीक बन गया था। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक टिके भाई। किस किस ने पूरा वीडियो देखा है कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा भाई वीडियो, है ना। और दोस्तों पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, इसी वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा। और पेपर जब भी हो आपका, है ना, पेपर ख़त्म होने के बाद में कमेंट ज़रूर से करना है कि कितना हेल्प हुआ है, ज़रूर से फीडबैक ज़रूर देना यार, ठीक है, ताकि इम्प्रूवमेंट भी किया जा सके। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन।